एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 224 यानी 224 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे जो अपना ड्यूक लॉन्ग था वो थोड़ा सा कंसर्न हो गया था ये सोच के कि यार मैं तो मरने वाला हूँ। ड्यूक लॉन्ग तो देखो खत्म है, ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था। सिर्फ उसके लिए क्या, पूरे हेवनली कोड के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था, क्योंकि भाई इनका जो थ्रेट है वो है डी जांगशंग, एक इतना खतरनाक ड्रैगन जो कि नेगेटिव इमोशन से बना हुआ है, जो कभी मरता नहीं है। और जैसे-जैसे ये chaos, ये इतना खतरनाक मतलब लड़ाई झगड़े, वॉर, नफ़रत, हेटेड ये सब ब बढ़ेगी ना, उतना ही वो पावरफुल होता जाएगा और वो आराम से ड्यूक लोंग के लेवल तक आ जाएगा। और जैसे ही ड्यूक लोंग खत्म होगा और ड्यूक लोंग के लेवल का कोई इतनी खतरनाक चीज़ होगी, तो भाई साउथर्न बॉर्डर, वेस्टर्न डिज़र्ट, बाकी के 4 रीजन उसका यूज़ करके हेवेली कोड के लगा देंगे, क्योंकि भाई वो जो ड्रैगन है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है हेवेली कोड को। एक रत्ती भर भी पसंद नहीं करता हेवेली कोड को। ड्यूक लोंग तो खत्म होगा, वो ड्यूक लोंग को मार नहीं पाएगा, गुस्सा आएगा उसको, हेवेली कोड पे चढ़ जाएगा वो। दिक्कत तो होने ही वाली थी। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। इनफ्लेबल ब्रेस्टलैंड बैटलफील्ड के अंदर एक टॉर्नेडो जो हेवन पिलर जैसा लग रहा था, स्टॉर्म बनाता हुआ हेवेली कोड की फॉर्मेशन पे एकदम क्रैश हो रहा था। यहाँ पे प्रिंस फेंगशियान और बाशिबा जो बाहर थे, होराइजन की तरफ देख रहे थे। वहाँ स्काई में दो लाइट पॉइंट तेज स्पीड से आ रहे थे। धीरे धीरे दो रैंकेड गु इमॉर्टल के फिगर्स क्लियर हो गए। ली हुआंग और क्विंगे, ये दोनों लोग थे, असल में ही दोनों लोग थे, ली हुआंग और क्विंगे। ली हुआंग कहता है फाइनली पहुंच गए इनफ्लेबल ब्रेस्टलैंड। क्विंगे भी कहता है बुरा नहीं है, हम लेट नहीं हुए यहाँ पे। ली हुआंग और क्विंगे फाइनली आ चुके थे। ली हुआंग ने ऑरेंज येलो लाइट वाली आंखों से एकदम स्कैन किया और वो कहता है वो हरामी फेंगयुआन कहाँ है, वो तो यहाँ नहीं दिख रहा। उसके दिल में फेंगयुआन के लिए भाई पूरी एकदम गरजेस हेटेड भरी पड़ी थी। पहले जब फेंगयुआन रिट्रीट करके भागा था, उसने जानबूझकर इनफ्लेबल ब्रेस्टलैंड के अपोजिट डायरेक्शन ली थी। इसी वजह से ली हुआंग और बाकी लोग काफी दूर तक भटक गए थे। फेंगयुआन तो फिक्स सिमिलर ट्रेवल यूज करके यहाँ पहुंच गया। इन लोगों को भाई लंबा सा सफर तय करके आना पड़ गया। कितना कटता है भाई ली का, क्या बताएं। उसके बाद फेंगयुआन ने चांस पकड़ के फिक्स सिमल ट्रेवल यूज करा और सीधा इनफ्लेबल ब्रेस्टलैंड आ गया। ली और बाकी लोग तो इतने पीछे छूट गए थे कि उनको एकदम डबल रास्ता लेना पड़ गया था, एकदम डबल दूरी तय करनी पड़ गई। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवेली कोड के पास से बीकन टावर नहीं थे, इसलिए ली और क्विंगे को बहुत ज्यादा लंबा रूट लेके रास्ता तय करना पड़ गया। क्विंगे कहता है वो फॉर्मेशन के अंदर होंगे, पक्की बात है। उसकी नजर फॉर्मेशन से आगे अनलिमिटेड वाइंड पर जा रुकी। क्विंगे कहता है ये किलर मूव बहुत स्ट्रांग है, हमारी फॉर्मेशन के लिए सीरियस थ्रेट है, इसे हटाना होगा। और ये वुयोंग, इसके पास ऐसा किलर मूव और फेयरवेल फ्रेंड वाइंड भी है, अगर पॉसिबल हो तो इसे भी मार देना चाहिए। अगर ये साउथर्न बॉर्डर वापस गया तो फ्यूचर में हेवेली कोड के लिए बड़ा सा हेडेक बनेगा। ली हुआंग और क्विंगे दोनों बात अपनी मतलब डायरेक्शन में चेंज कर रहे थे, बात कर रहे थे, अनलिमिटेड वाइंड किलर मूव की तरफ देख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे कि इसको तो खत्म करना है। यहाँ पे अब देखते हैं प्रिंस फेंगशियान और बाशिबा ने उनको सेंस तो कर लिया था। वो भी वहां पे रश कर गए कि देखते हैं ये दोनों आए हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा। प्रिंस फंक्शन कहता है जाओ। उसने स्लीव्स हिलाई और हंड्रेड्स ऑफ फायरबॉल्स ब्लास्ट हो गए। ली हुआंग कहता है फायर से अटैक करोगे मुझ पर, मजाक है। उसने डॉज नहीं करा और उसकी पीठ पर वेदांत सन फ्लेम क्लॉक एकदम भाई भड़क रहा था। खतरनाक डिफेंस मूव है ना ली हुआंग का। फायरबॉल्स ली हुआंग पर लगे पर कोई डैमेज ही नहीं हुआ, उल्टा वेदांत सन फ्लेम क्लॉक और स्ट्रांग हो गया। प्रिंस फंक्शन का एक्सप्रेशन एकदम सेम रहा। उसने सीधा ली हुआंग की तरफ ही पॉइंट करा और वूश किया। ली हुआंग की फ्लेम्स तुरंत ही एकदम पर्पल हो गई। पर्पल फ्लेम्स ऑरेंज रेड वेदांत सन फ्लेम क्लॉक के अंदर घुस गई और डिफेंस किलर मूव को तोड़ने लगी। ली हुआंग का फेस बदल गया। प्रिंस फेंगशियान का प्लान क्लियर था, उसे बिजी रखना। वो सीधा ली हुआंग की तरफ चार्ज कर गया। दोनों स्काई में लड़ने लग गए। आग यहाँ पे भड़क उठी थी, जमीन जलने लग गई थी। बैटलफील्ड का टेम्परेचर रैपिडली अब यहाँ पे बढ़ रहा था। अब दूसरी साइड बाशिबा जो फाइट कर रहे थे उनकी साइड देखते हैं। बाशिबा एकदम सोचता हुआ कहता है हाँ, ये प्रिंस फेंगशियान अभी भी एक्टिंग कर रहा है, बंदा काफी अच्छी तरह से छुपा हुआ है। बाशिबा और प्रिंस फेंगशियान को ही मौका मिला था ना बाहर जाके गार्ड करने को, और बाशिबा को ये रियलिटी पता है कि प्रिंस फेंगशियान स्पाई है, इसलिए कह रहा है देखो देखो कैसी एक्टिंग करने में लगा हुआ। कितना खतरनाक सीन होता है जब बंदा पहले से एक्सपोज हो चुका है, लेकिन लोग उसे बता नहीं रहे होते और वो अपनी एक्टिंग करते रहता है ना। जैसे किसी की चीटिंग पकड़ी गई है और वो बंदा फिर भी उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, सामने वाले को पता है लेकिन कुछ कहता नहीं, देखता रहता है कि चलो देखते हैं कितनी और एक्टिंग करेगा। फेंगयुआन के साइड से प्रिंस फेंगशियान और बाशिबा को बाहर फॉर्मेशन गार्ड करने के लिए छोड़ा था। वू योंग के थ्रू बाशिबा को पहले ही प्रिंस फेंगशियान की असली आइडेंटिटी बता दी गई थी, पर वो अनजान बन के एक्ट कर रहा था जैसे वुयोंग और फेंगयुआ ने प्रेडिक्ट किया था। जब तक जरूरी ना हो प्रिंस फेंगशन अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करेगा। ट्रुथ ये था कि हेवेली कोड कुछ सेक्रीफाइसेस करना ज्यादा प्रेफर करेगी, पर प्रिंस फेंगशन को एक्सपोज नहीं करेगी। 5 रीजनल क्योटिक वॉर में उसकी वैल्यू और ज्यादा होगी। प्रिंस फेंगशन
और ली हुआंग दोनों फायर पाथ रैंक 8 थे। पहले स्काई में फिर ग्राउंड पर उनकी फाइट चलती रही। स्काई तो रेड हो ही गया था, रिवर्स भी यहाँ पे ड्राई हो गई थी, जमीन क्रैक हो गई थी एकदम, सीलन सीलन कह रहा हूँ सॉरी, क्या वो कहते हैं वो जो क्रैक क्रैक पड़ जाते हैं, एकदम दरारें पड़ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है वैसे टाइप की। क्लाउड्स एकदम वेपराइज हो गए थे, काउंटलेस लाइफ फॉर्म यहाँ पे मर गए थे। बाशिवा और क्विंग रूल पाथ और डार्क पाथ कल्टीवेट करते थे। उनकी फाइट इतनी फ्लैशी नहीं थी और लेकिन रूथलेस बहुत खतरनाक थी, मार रहे थे खतरनाक वाला। भले एक दूसरे को ज्यादा नहीं लग रहा है लेकिन आसपास तो सब खत्म ही था। ली हुआंग प्रिंस फेंगशियान की असली आइडेंटिटी जानता था। दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, भले ही सीन एकदम कितना ही बड़ा हो। बाशिबा और क्विंग रियल एनिमीज थे। बाशिबा ने अजीब टोन में एकदम चीख मारी, काफी सारी प्रोफाउंड लाइट एकदम ब्लेड स्वॉर्ड की तरह निकली और क्विंगे की तरफ शूट हो गई स्लैश की तरह। पता चलता है कि ये क्या था, 3 कंसेक्यूटिव हिट्स थे और यहाँ पे करीबन 4 कंसेक्यूटिव हिट्स थे, फिर उसके बाद एक और हिट आया तो ये बन गए 5 कंसेक्यूटिव हिट्स। और हर प्रोफाउंड लाइट का पावर मॉडरेट था, पर जब भी क्विंगे पर लग जाती डैमेज रैपिडली एक्यूमुलेट हो जाता। ये बाशिबा का लाइफ टाइम ट्रेंड कंसेक्यूटिव अटैक था, जिसमें पहला 3 4 फिर 5 अटैक पड़ते थे कंसेक्यूटिव अटैक्स। ये रूल पाथ का एक सप्लीमेंट्री किलर मूव था जो किसी एक किलर मूव का पावर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता था। कंडीशन बस इतनी होती थी कि बाशिबा को वही किलर मूव लग एक तरीके से मतलब लगते रहना था, मेथड चेंज नहीं कर सकता, यानी वही किलर मूव मारते रहना पड़ेगा, तभी तो इसने 1 2 3 4 5 5 तक पहुंचा दिया था। आगे देखते हैं, क्विंगे धीरे धीरे इरिटेट करने लग गया, पीछे हटने लग गया, उसके फॉरहेड पर भी पसीना आ गया था। क्विंगे कहता है इससे कंटिन्यू करने दे सकता, मतलब नहीं करने दे सकता। अगर ये 18 कंसेक्यूटिव हिट्स तक पहुंच गया तो मेरा तो डिफेंस ही टूट जाएगा। देखो, अगर तुम भूल नहीं गए हो तो याद रखना कि ये जो अपना क्या कहते हैं बाशिबा है ना, बाशिबा एक बार फेंगयुआन से लड़ा था बहुत पहले। फेंगयुआन ना टॉर्टोइस फॉर्म में था और फेंगयुआन ने भाई कितना खतरनाक डिफेंस कर रखा था, और बाशिबा के जो अटैक थे ना कंसेक्यूटिव स्लैश, तो एक पुरानी मेमोरी मेरे पास ये है कि एक बार जब इन दोनों की फाइट हुई फेंगयुआन और बाशिबा की, तो भाई फेंगयुआन टॉर्टोइस फॉर्म में था, लगातार अटैक हो रहे थे। तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इसके कंजर्वेटिव स्लैश जो होते हैं ना, पहले 1 स्लैश 2 स्लैश 3 स्लैश 4 स्लैश 10 12 स्लैश तक तो सह गया बंदा रैंक 8 वाला। लेकिन भाई जब 13वां 14वां 15वां स्लैश पड़ा ना, याद रखना एकदम कंपाउंडिंग चलती है इसके स्लैश में। पहले वाला अटैक उससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है अगले वाले पर, मतलब पहले वाला पावरफुल है, दूसरा उससे, फिर तीसरा उससे ज़्यादा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाती है पावर। लास्ट में आ जाके जब 18वां स्लैश पड़ता है तो बंदे तो खत्म, काट देगा 2 हिस्सों में, गोजो बन जाएगा सामने वाले का, डिसमेंटल खत्म भाई, ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए इस बंदे की फट रही थी, क्विंग ये यहाँ पे फट रही थी इसकी। क्विंग ये हेवनली कोड का बंदा है लेकिन इसके पास शायद कोई मतलब वो नहीं होगा, जैसे फेरिज़ी भी बता देती है ना कि ये काउंटर कर लो, लेकिन शायद इसके पास कोई काउंटर नहीं है, इसकी फट रही है गंदी वाली। बाशिबा ने ये देखा और थोड़ा-सा हेसिटेट भी कर रहा था। बाशिबा कहता है ये शायद क्विंगे का सिग्नेचर किलर मूव है, एक्सपेंडिंग नाइट स्काई। दोनों साइड के पास एक-दूसरे की इन्फॉर्मेशन थी। बाशिबा और क्विंगे एक-दूसरे को काफ़ी हद तक समझते भी थे। अब पता चलता है जो अपना मतलब ये बंदा था ना क्विंगे, क्विंगे भी एक इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट करता है जिससे आस-पास का ना सब डार्कनेस सी आ जाती है और इसका नाम एक्सपेंडिंग नाइट स्काई था और ये इसका किलर मूव या सिग्नेचर मूव था। अब ये दोनों अपने-अपने सिग्नेचर मूव यूज़ करेंगे। देखते हैं भाई उसका जो 18 स्लैश अगर पड़ा 18वां स्लैश तो अपना क्विंगे खत्म होगा या अपना क्विंगे ऐसा डिफेंस बना लेगा एक्सपेंडिंग नाइट स्काई जैसा जिससे वो बच जाएगा, क्या पता। एक्सपेंडिंग नाइट स्काई एक इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव था, काफ़ी स्पेशल भी था। नॉर्मल इमॉर्टल बैटलफील्ड पहले प्रिपरेशन से बनते हैं पर एक्सपेंडिंग नाइट स्काई टाइम के साथ कंटिन्यूअसली बड़ा होता रहता है। इसका साइज और रेंज थ्योरेटिकली अनलिमिटेड था। अगर क्विंगे के पास इनफ टाइम हो तो वो इस इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव को पूरे व्हाइट हेवन तक एक्सप्रेड कर सकता था। बाशिबा पीछे की तरफ फ्लाई कर गया, उसने थोड़ा-सा सोचा फिर डिसाइड किया कि एनिमी को अवॉइड करना ही बेटर है। एक्सपेंडिंग नाइट स्काई की इमॉर्टल बैटलफील्ड था, अगर बाशिबा उसके अंदर रह गया तो डार्क पाथ एनवायरनमेंट की वजह से उसका रोल पाथ वीकन हो जाता। पर मेन रीजन प्रिंस फेंगशियान था। बाशिबा जानता था कि प्रिंस फेंगशियान ट्रेटर है, अगर वो इमॉर्टल बैटलफील्ड में गया तो बाहर का कुछ भी नहीं दिखेगा और क्विंग जानबूझकर प्रिंस फेंगशियान और ली हुआंग को भी बैटलफील्ड के अंदर ला सकता था सिर्फ बाशिबा को टारगेट करने के लिए। तब बाशिबा एक साथ 3 एनिमीज से लड़ना पड़ता, सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती थी। इसी वजह से 2 रैंक 8 प्लेयर्स की बैटल थोड़ी देर के लिए डेडलॉक में चली गई थी। थोड़ी देर बाद होराइजन पर काफ़ी इमॉर्टल गो हाउसेस दिखने लग गए। उनमें फ्रॉस्ट ड्रैगन मैनर और वाइंड शिपिंग बिल्डिंग भी थे। ये इमॉर्टल गो हाउसेस पहले एम्पायर सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर अब जब एम्पायर सिटी तो खत्म हो गई है तो ये सारे के सारे इमॉर्टल गो हाउस आ चुके हैं रेनफोर्समेंट के लिए इन्फ्लेबल बेसलैंड के पास। और यहाँ पे अब क्विंगे और क्या बोले ली हुआंग और क्विंगे को सपोर्ट मिल चुका है क्योंकि उनके इमॉर्टल गो हाउस भी आ चुके हैं। अब देखते हैं कि अपने बाशिबा भाई क्या कर पाएंगे, क्योंकि भाई अकेला बाशिबा ही यहाँ पे है जो कुछ कर सकता है, क्योंकि जो प्रिंस फेंगशियान है वो भी तो ट्रेटर ही है।
फ्रॉस्ट ड्रैगन माइनर सबसे आगे था, उससे लाइट ब्लू ऑरा निकल रहा था। ये लाइट एक ड्रैगन शेप में बदली और बिना एकदम ऐसा लग रहा था बिना सींग वाला ड्रैगन, ऐसे टाइप का था। लाइट ब्लू हॉर्नलेस ड्रैगन मुंह खोला और काउंटलेस हिल स्टोन्स बाशिबा की तरफ शूट हो गए। बाशिबा की स्पीड काफी नीचे हो गई थी, एकदम गिर सी गई थी। उसने एकदम कोल्ड सी हंसी मारी। क्विंगे को इग्नोर करके फ्रॉस्ट ड्रैगन मैनर पर अपना किलर मूव चला दिया। बूम बूम आवाज आई। फ्रॉस्ट ड्रैगन मैनर लगातार हिट होता रहा। वॉल्स पे क्रैक आ गए, उसकी जो टाइल्स थी टूट गई। डिफेंस के दौरान दूसरा लाइट ब्लू हॉर्नलेस ड्रैगन बना। वो पहले ड्रैगन के अराउंड कॉइल हुआ, फिर दूसरे फ्रॉस्ट ड्रैगन मैनर को लपेट लिया। इससे फ्रॉस्ट ड्रैगन मैनर का जो डिफेंस था वो काफी बढ़िया से बढ़ भी गया। ब्लू ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और एक टैटर्ड मिस्टीरियस लाइट शूट करी। बाशिबा कहता है ये इमॉर्टल हाउस मेरे किलर मूव का डैमेज एक्सपेल कर सकता है। बाशिबा का फेस थोड़ा सा सीरियस हो गया। वो समझ गया था कि शॉर्ट टाइम में इस इमॉर्टल हाउस को तोड़ना मुश्किल है। अगर फाइट चलती रही तो एक्सपेंडिंग नाइट स्काई उसे ट्रैप कर लेगा, इसलिए वो इसलिए ना उसे अभी रिट्रीट करके डिस्टेंस तो बनाना ही पड़ेगा। इस वक्त वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग भी बैटलफील्ड में आ गया था। उसने क्विंग और ली हुआंग को सपोर्ट नहीं किया। वो सीधा अनलिमिटेड वाइंड किलर मूव को रोकने के लिए घुस गया और स्काई की तरफ अंदर बढ़ते जा रहा था। वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग लॉर्ड यहाँ पे कहता है, जिसको कंट्रोलर था, वो कहता है क्या जबरदस्त वाइंड है, बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं इस वाइंड को अपना ही बना लूंगा। वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग के इंटरफेरेंस से अनलिमिटेड वाइंड दोबारा से वीकन होने लग गया था। हो सकता है कि जो वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग है, ये देखो वाइंड पाथ की ही बिल्डिंग है, ये तो ऑफ कोर्स से शायद कंट्रोल भी कर ले। और ज्यादा इमॉर्टल घोसेस भी बैटलफील्ड में भी यहाँ पे आ गए थे। फेंगयुआन की साइड और ज्यादा डेंजर में आ गई थी। तभी एक जोर से आवाज आई। आवाज आती है और कहती है होल्ड ऑन, हम आ गए। क्रिटिकल अमाउंट पर हेविली कोड फॉर्मेशन में एक क्रैक बना, वहां से काफी इमॉर्टल हाउसेस बाहर निकले। साउथर्न बॉर्डर से क्लियर जेड ड्रिपिंग वाइन टाइनी बेबो बिल्डिंग आई, ग्रेट स्पेस टेंपल आया, बे पवेलियन आया, अनफिक्स्ड मैनर भी आया। नॉर्थर्न पैस से कौन कौन आया? फिंगरप्रिंट ब्रिज आया, डेमोनिक एप हॉल आया, माइनर सन बिल्डिंग आई। यहाँ पे 6 इमॉर्टल हाउसेस आ चुके हैं अपनी साइड वाले, यानी कि अब देखते हैं हेवनली कोर्ट वर्सेस अपने 6 इमॉर्टल हाउस। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन टूटी है ना, असल में ये वही फॉर्मेशन है, इनफ्लेबल ब्रेसलैंड वाली जो फॉर्मेशन लगी थी, उस फॉर्मेशन से बाहर निकल के आए। पहले तो सारे लोग अंदर थे, अंदर अपना काम कर रहे थे, फॉर्मेशन तोड़ रहे थे, वो फॉर्मेशन के अंदर घुसते जा रहे थे। लेकिन जब इन्हें पता चला कि जो बाहर एक गार्ड हमने रखा था बाशिबा और एक ट्रेटर प्रिंस फेंगशियान, तो ट्रेटर का कुछ भरोसा नहीं, वो तो कुछ भी कर सके। इसलिए अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्रिंस फेंगशियान को मारो गोली, बाशिबा की हेल्प करने के लिए बाहर 6 इमॉर्टल घोस्ट भेज दिए हैं। अब देखते हैं इन 7 इमॉर्टल घोसेस को आते ही बाशिबा का प्रेशर काफी कम हो गया था। 7 कैसे भाई? 3 ये 3 वो, 6 ही तो होने चाहिए। अच्छा, वाइंड टाइनी बेम्बो बिल्डिंग भी आई है अपनी वो योंग की, ठीक है 7 आ गए थे। दोनों साइड का फुल क्योस स्टार्ट हो गया था। इमॉर्टल घोसेस इधर से उधर रश कर रहे थे, किलर मूव एक्सचेंज हो रहे थे, कलरफुल और एकदम इंटेंस फायरवर्क जैसे सीन बन रहे थे। और फिर भी बैटल ना अभी भी डेडलॉक में ही अटकी हुई थी। अब देखते हैं सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ फॉर्मेशन के अंदर, जहाँ पे फेंगयोन और बाकी सब लगे हुए थे तोड़ने में। देखते हैं वो यंग और बाकी सबके चेहरे अब यहाँ पे डार्क हो गए थे। उन्होंने टाइम पर क्रैक खोलकर बाहर की सिचुएशन को स्टेबलाइज कर दिया था, पर अपना ट्रम्प कार्ड पहले ही यूज कर लिया था। सिचुएशन और ज्यादा डिसएडवांटेजेस हो गई थी। प्रिंस फेंगशियान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हेविली कोड का बैटलफील्ड भी होपलेस लग रहा था। अब सब कुछ डिपेंड करता था फेंगयुआन और बाकी लोगों का जो फॉर्मेशन तोड़ने पे है या नहीं। अगर वो तोड़ पाए तो ठीक, नहीं तोड़ पाए तो लग गए। फिर फेंगयुआन कहता है इस स्पीड से जीत तरीके से जीतने का तो चांस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अगर हम इस स्पीड से चलते रहे, भले चांस है, लेकिन यार टाइम पहले ही निकल जाएगा, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और ताउस जो कि 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस का क्या इस फॉर्मेशन के अगेंस्ट काम आ सकती है, ये आइडिया फेंगयुआन ने दिया था। पहले फेंगयुआन ने 5 रीजनल माउंटेन रेंज में एक ट्रैप लगाया था साउथर्न और हवेली कोड के गुई मोटर्स के लिए। बैटल के दौरान वुयोंग ने पूरे 5 रीजनल माउंटेन रेंज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस प्रोसेस में ताउजो का विल जाग गया था और 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस मिलने का चांस बन गया था। फेंगयुआन को तब रिटेट करना पड़ा था, इसलिए 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस साउथर्न वर्ल्ड गुई मॉडल के हाथ में चली गई थी। फेंगयुआन की डिडक्शन के हिसाब से 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस 5 रीजन की रीजनल वॉल की मिमिक कर सकती थी। रीजनल वॉल के अंदर गुई मॉडल सप्रेस हो जाते हैं, और जब भी कोई इमॉर्टल किलर मूव यूज होता है तो बैकलेस सामने वाले ओनर को ही लग जाता है, यानी जो भी यूज करेगा कोई भी मूव तो उसके ही ऊपर बैकलेस लग जाएगा। इमॉर्टल हाउस हो या इमॉर्टल फॉर्मेशन, दोनों असल में इमॉर्टल किलर मूव ही होते थे। फेंगयुआन ने सोचा अगर 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस के मेथड हवेली कोड फॉर्मेशन पर यूज हो जाए तो इफेक्ट हो सकता है। वो योंग और चीक्यू ने एक दूसरे को देखा। वो योंग कहता है 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस मेरे पास है, उसमें 5 रीजनल वॉल बनाने के मेथड है, लेकिन तो चीक्यू कहता है
लेकिन इस मेथड के लिए अर्थ वेन्स यूज करके फॉर्मेशन सेट करनी पड़ती है। प्रोसेस बहुत ही ट्रबलसम और कॉम्प्लिकेटेड है। ताउजू पहले से 5 रीजनल माउंटेन रेंज बनाया था अर्थ वेन और फॉर्मेशन का यूज करके, जब उसने पिछली बार बनाया था, मतलब पहले, लेकिन अब तो वो मर चुका है। फेंग युआन के जाने के बाद वू योंग को ट्रू इनहेरिटेंस मिली थी, पर उसे समझ आया कि इसका कोर असल में 5 रीजनल फॉर्मेशन ही है। वू योंग फॉर्मेशन पाथ में एक्सपर्ट तो था नहीं, इसलिए वू योंग ने ची क्यू यू के साथ काम किया क्योंकि वो 5 रीजनल फॉर्मेशन की डेप्थ समझता था। फेंग युआन यहाँ पे अब बोलते हुए कहता है, क्या सच में 5 रीजनल फॉर्मेशन के लिए अर्थ वेन जरूरी है? रुको, मैंने सुना है कि कुछ टाइम पहले वो क्लैन के एक गू इमोर्टल ने अर्थ ट्रेंच से वाइल्ड अर्थ वेन इमोर्टल गू हासिल किया था। क्या उस गू को अर्थ वेन की जगह यूज कर सकते हैं? सब इमोर्टल्स ने सुनकर अपना सर हिलाया कि क्या पता हो सकता है, क्या पता। वू योंग, ची क्यू एक दूसरे को देखा। फेंग युआन की फास्ट थिंकिंग भाई सबके सामने झलक रही थी, दिख रहा था भाई फेंग युआन कितनी फास्ट सोचता है। ची क्यू कहता है, सच में ये जो हुओ क्लैन से ट्रांजेक्शन करके अर्थवेन गू ऑलरेडी ले लिया है, पर एक्चुअल अर्थवेन की जगह इस इमोर्टल गू को यूज करने के लिए 5 रीजनल फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। यानी मैंने, ये जो सच है, ये बात तो सच है, लेकिन मैंने पहले ही ले लिया था और ये लेने का मैंने सोच रखा था। असल में ची क्यू भी तो देखो गंवार तो है नहीं, ये लोग ये भी तो रैंक 8 वाले बंदे हैं। जितना फेंग युआन सोचता है इन लोगों ने भी सोचा ही होगा। फेंग युआन तो ध्यान क्यों देगा इन चीज़ों पे, क्योंकि वो तो भाग गया था। इन लोगों को इनहेरिटेंस मिली थी तो इन लोगों ने सोचा था कि अब ये जरूरत पड़ेगी। इन्होंने पता करा, इनको मिला भी ये चीज़ कि इमोर्टल को मिला है किसी को अर्थविन वाला, तो ले लेते हैं उससे जाके। इन्होंने पहले ही ले रखा था ची क्यू ने, लेकिन उसे पता चला था कि भाई मॉडिफाई करना पड़ेगा। भले ये बंदा कितना ही मास्टर है लेकिन मॉडिफाई कैसे करेगा ना। उसने बोला ची क्यू ने, मैंने ट्राई तो करा था, थोड़ी प्रोग्रेस भी हुई, लेकिन अभी भी सक्सेस काफ़ी ज़्यादा दूर है। यूजुअली गू इमोर्टल को एक इमोर्टल के लिए मॉडिफाई करने में सालों लग जाते हैं। ची क्यू का फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट हाई था, पर विजडम पाथ मेथड बहुत ही वीक थे, इसलिए प्रोग्रेस काफ़ी स्लो थी। फेंग युआन की आंखों में एक लाइट सी चमक गई। वो कहता है, ये 5 रीजनल फॉर्मेशन शायद हमारा ब्रेक थ्रू बन सकती है। ची क्यू तुम अकेले नहीं कर पा रहे हो, पर मेरे और ब्लैक एक्सट्रीमिटी के साथ चांस है। आओ ट्राई करते हैं तीनों। ब्लैक एक्सट्रीमिटी जो कि नॉर्थर्न प्लेस का बंदा है, और अपना ची क्यू जो कि साउथर्न बॉर्डर का है, और फेंग युआन भी साउथर्न बॉर्डर का ही है। तो देखते हैं क्या होगा। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है। चेनी और बाकी लोगों ने भी फेंग युआन के ग्रुप को देखा कि ये लोग कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ चेनी ने नोटिस कर लिया था। चेनी कहता है, ये लोग कर क्या रहे हैं बे? फेंग जूजे भी यहाँ पे देख रहा था इनको, सिचुएशन भी उसने भी एनालिसिस करी थी और देखा था। उसने बोला, ये क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग फॉर्मेशन के अंदर फॉर्मेशन सेट कर रहे हैं? बाई कांगशी ने भी ये बात कही थी कि ये लोग फॉर्मेशन के अंदर फॉर्मेशन सेट कर रहे हैं। ये लोग क्या हमें अंडरस्टिमेट कर रहे हैं? एनिमी फॉर्मेशन के अंदर फॉर्मेशन लगाना बहुत मुश्किल होता है। यानी अगर तुम्हारे पास, तुम किसी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जो कि एनिमी की फॉर्मेशन है, और उसके अंदर तुम ट्रैप हो और यहाँ पे तुम अपनी फॉर्मेशन लगाओगे, तो बहुत मुश्किल बात है। ऊपर से इमॉर्टल फॉर्मेशन इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है, सराउंडिंग नेचुरल दावमार्क, और उन पर बड़ा इफेक्ट भी होता है। हेवली कोटर ने नेचुरली अलाउ नहीं किया था, फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई और वेव के बाद वेव अटैक नए फॉर्मेशन के बेस की तरफ आए। वो यूं कहता है, सपना देख रहे हो क्या हमारी फॉर्मेशन को तोड़ने का? या हुआंग और बाकी लोग कहते हैं, हम यहाँ हैं, फॉर्मेशन शांति से लगाओ। और मतलब अपने या हुआंग और बाकी लोग कह रहे थे, तुम जाओ अपनी फॉर्मेशन लगाओ, और ये लोग जो अटैक करेंगे हमारी फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, ये, अरे फेंग जीजे और ये लोग, लेकिन ये कुछ हो नहीं पाएगा इससे, हम अपना काम कर लेंगे। देखते हैं। फॉर्मेशन के बेस के अंदर ची क्यू और ब्लैक एक्सट्रीमिटी और फेंग युआन फुल स्पीड में फॉर्मेशन लगा रहे थे। ब्लैक एक्सट्रीमिटी कहता है 307, मतलब 307 फायर क्रो गू प्लेस कर चुके हैं, 307, ठीक है। तो और ची क्यू कहता है, अभी भी 40 रैंक 5 सोल ब्लेड गू भी कम पड़ रहे हैं, वो कब आएंगे? उन्हें भी तो लगाना है। वो ट्रेजर हेवन के थ्रू कॉन्टैक्ट कर रहा था। फेंग युआन का बॉडी हल्का सा हिला, उसके हाथ से इमोर्टल गू की बारिश गिरने लगी, और भाई एकदम भाई बरसने लग गई इमोर्टल्स गू। कुछ सांस बाद फेंग युआन रुका। फेंग युआन कहता है, रैंक 6 इंस्टेंट चेन इमोर्टल को प्रॉपर्ली प्लेस हो गया है। ची क्यू और ब्लैक एक्सट्रीमिटी ने उसे देखा, दोनों साथ सोच रहे थे, बंदा भाई अनबिलीवेबल है, इसके पास मतलब क्या बोले, वेल्थ क्या ही बोले, खतरनाक ही है। इतने कम टाइम में नए 5 रीजनल इंफॉर्मेशन डिड्यूस भी कर लिए, इतनी स्मूथ तरीके से सारा काम भी कर दिया और सेट भी कर दिया इसने। फेंग युआन का फॉर्मेशन पाथ अटेंडमेंट ग्रैंड मास्टर था, जो ची क्यू और ब्लैक एक्सट्रीमिटी से थोड़ा सा कम था, पर उसके पास फॉर्मेशन सेट करने का मैक्सिव एक्सपीरियंस था, यानी कुछ ज्यादा ही मैसिव एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। सेल्फ क्लीजिंग फॉर्मेशन, ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल, एशियन बैटल फॉर्मेशन और ड्रैगन स्केल सी फूड पाथ फॉर्मेशन, और कॉलिंग थ्रेड गू फॉर्मेशन, इमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन,
फ्लड डिस्चार्ज फॉर्मेशन, सेल्फ विल हेवन सीलिंग फॉर्मेशन, एसेंस पूल, सब कुछ फेंगयुआन ने ही खुद बनाया था। इसलिए पहली बार 5 रीजन फॉर्मेशन सेट करते हुए उसे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, उसने सारा काम आराम से कर दिया। फेंगयुआन सोचते हुए कहता, अगर मैं अकेला होता तो बहुत टाइम लगता, पर चीकी और ब्लैक एक्सट्रीमिटी के साथ स्पीड बढ़ गई है, हमें जल्दी यहाँ पे फिनिश करना पड़ेगा। वो हर सेकंड फुल यूज कर रहा था। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है हेवेली कोर्ट की बैटलफील्ड की तरफ। फेरिजीवी लॉर्ड ड्यूकलॉन्ग को एकदम रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट में पता चलता है फेरिजीवी कहती है ली हुआंग, क्विंग और बाकी लोग इनफ्लेमेबल वेस्टलैंड पहुंच चुके हैं। वू योंग का अनलिमिटेड वाइंड शिपिंग बिल्डिंग से सप्रेस हो रहा है, यानी अनलिमिटेड वाइंड जो किलर मूव है वुयोंग का, वो हमारे जो इमॉर्टल गुहा हाउस है हमारे पास वाइंड शिपिंग बिल्डिंग उससे सप्रेस हो रहा है। और प्रिंस फेंगशियान की आइडेंटिटी अभी एक्सपोज नहीं हुई है, पर फेंगयुआन के ग्रुप का प्लान समझ नहीं आ रहा, फॉर्मेशन के अंदर वो फॉर्मेशन क्यों लगा रहे हैं, और हमारी रेनफोर्समेंट हिडन ड्रैगन केव पहुंचने वाली है। ये सारी रिपोर्ट थी। ड्यूक लॉन्ग फाइट करते हुए कहता है प्रिंस फेंगशियान की आइडेंटिटी अभी छुपी हुई है, पर यह पॉसिबल है कि फेंगयुआन सब जानता हो और वो बस चुप हो। इस पॉइंट पर नजर रख लेना कि क्या पता ये बात मेरी सच भी हो सकती है। चेनी और बाकी लोगों को बोलो प्रिंस फेंगशियान को सपोर्ट देने के लिए रेडी रहें, जब प्रिंस फेंगशियान को सपोर्ट चाहिए तब एकदम से मिल जाना चाहिए। फेरिसी भी कहते हैं जी। सिचुएशन कंट्रोल में जानकर ड्यूक लॉन्ग ने दोबारा से 7 एक्सट्रीमिटी डेसोलेशन पे एकदम वापस से फोकस करा और अटैक पे अटैक करा। तो ड्यूक लॉन्ग कहता है अब वक्त आ चुका है। उसने अपने क्लॉस को एकदम भाई एकदम कस लिया, टाइट कर लिया और यूज करता है इमॉर्टल किलर मूव हेवन ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड। इस मूव के बाद लाइफ स्पैन सिर्फ कम होता है, बढ़ता नहीं। पर टाइम के साथ ड्यूक लॉन्ग की बैटल स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली बढ़ती रह रही थी और सिर्फ कुछ ही टाइम में उसकी स्ट्रेंथ फिर से एक्सप्लोड हो गई। रोर आवाज आई, पर्पल गोल्ड ड्रैगन की आई ब्लास्ट हुआ, बूम। 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन रिएक्ट भी नहीं कर पाए। ड्यूक लॉन्ग एक ही पल में गायब हुआ और नेक्स्ट सेकंड ही एक जायंट मीटियोर की तरह सीधा उनके ऊपर टूट पड़ा। 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन क्यूआई वॉल से टकरा गए, उनकी बॉडी पर काउंटलेस क्रैक्स आ गए थे। 7 बिग डिपर इमॉर्टल्स कहते हैं, ये सारे एक साथ मिक्स हो गए थे, तो इन्हें ये नाम टाइटल ये दिया जाता है कि 7 बिग डिपर इमॉर्टल। तो ये कहता है डैम, इसकी स्पीड फिर से बढ़ गई है, हमारे इन्वेस्टिगेशन किलर मूव सब ब्लॉक हो रहे हैं। ऐसे चला तो हम भाई पैसिव हो जाएंगे, यानी एकदम कुछ नहीं कर पाएंगे, पिटते ही चले जाएंगे। और थोड़ा सा और टाइम गया तो ड्यूक लॉन्ग हमें कंप्लीटली सप्रेस करके खत्म ही करना कर दे और फिर हर डायरेक्शन से फुल ऑफेंस बढ़ता रहेगा। 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन दोबारा से उठने ही वाला था, अचानक ड्यूक लॉन्ग ने उसके ऊपर एकदम से ऊपर आया, एकदम सीधा सीधा सर के ऊपर ही अपीयर हुआ था। और ड्यूक लॉन्ग कहता है अभी उठना चाहता है। उसने भाई राइट ड्रैगन क्लॉ से नीचे एकदम फिर से मारा, बूम आवाज आई। क्लॉ के साथ भाई एकदम ऐसा लगा कि जो जायंट था कीड़े की तरह मसल गया हो। डैमेज हॉरिफाइंग था। 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन का हेड पूरा क्रैश हो गया था। हेडलेस जायंट जमीन पर पड़ा था, ह्यूमन शेप्ड एकदम गड्ढा बन चुका था, डस्ट और स्टोन हवा में पड़ गए थे। ड्यूक लॉन्ग फ्लोट कर रहा था और तभी वो एकदम हाँ कर देता है, क्योंकि भाई मरना ही वाला है ड्यूक लॉन्ग, इसलिए हालत खराब थी। उसकी बॉडी से फिर से पावर बढ़ गई थी, मसल्स और बड़े हो गए थे, बोन्स ग्रो हो गई थी, ड्रैगन स्केल्स और टफ हो गए थे, क्लॉस ड्रैगन हॉर्न और फरोशियस बन गए थे और हर जगह स्पाइक हो गए थे। भले इसकी खतरनाक फॉर्म एकदम पीक लेवल पर पहुंच रही थी, लेकिन भाई ये जितनी पीक पर पहुंच रही है, ये जो हा हू कर रहा है ना, इसकी पावर गिर रही है, इसके खून वून आ रहा है, जो हो रहा है ना, सब मरने वाला है ड्यूक लॉन्ग। लेकिन मरने से पहले भाई काम तमाम करके जरूर जाएगा। उसका ऑलरेडी मैसिव बॉडी और बड़ा हो गया था। एक छोटी झोपड़ी की छत शायद सिर्फ उसकी कमर तक ही आती। झोपड़ी की छत उसकी कमर तक ही आएगी, देख रहे हो। उसके पर्पल बाल पहले सॉफ्ट थे, अब थिक स्ट्रांग हो गए थे, पैरों तक आ गए थे, इतने लंबे भी हो गए थे, उनके बीच पर्पल गोल्ड लाइटनिंग चमक रही थी। उसकी ड्रैगन टेल पहले 10 फीट से मतलब कम थी, लेकिन अब मान लो 10 फीट से कम हुआ करती थी पहले, लेकिन अब जब इतना कुछ हो गया तो उसकी करीबन डजन्स ऑफ फीट लंबी हो गई थी। उसकी टेल तो भाई ड्रैगन जितनी मान लो बड़ी हो गई थी। इनफ्लेबल बेस्टलैंड बैटलफील्ड के अंदर अब आगे देखते हैं। नॉर्थन प्लेन्स का एक रैंक हिट अचानक ड्यूक लॉन्ग के पीछे अपीयर होता है। नॉर्थन प्लेन्स इमॉर्टल कहता है ड्यूक लॉन्ग, और उल्टा कह दिया क्या, शायद मैंने गलत। हेवनली कोर्ट की बैटलफील्ड में गलत कह दिया, मेरे को लगा सीन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, असल में सीन शिफ्ट नहीं हुआ। हेवनली कोर्ट की बैटलफील्ड के अंदर ही देखते हैं। नॉर्थन प्लेन्स का एक रैंक हिट ड्यूक लॉन्ग पर अटैक करता है। नॉर्थन प्लेन्स की टीम दो जगह डिवाइड हो चुकी है, कंफ्यूज मत होना। एक टीम यहाँ पर हेवनली कोर्ट पर अटैक कर रही है क्लैमिटी लकल्टर के साथ अपना बिंग साई चुआन, और दूसरी टीम वहाँ पे पहुंच चुकी है इनफ्लेमेबल ब्लेस्टलैंड में, जहाँ फेंगयुआन साउथर्न बॉर्डर के लोग बाकी सब है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आगे देखते हैं। ड्यूक लॉन्ग मर जा तू यहीं पर। उसने काफी टाइम पहले ही प्रिपेयर कर रखा था ड्यूक लॉन्ग के किलर मूव, और एकदम स्नैप मारा। सिर्फ एक इंस्टेंट में ड्यूक लॉन्ग की ड्रैगन टेल घूमी और उस रैंक 8 को सीधा ही उड़ा दिया। नॉर्थन पैंस का एकदम घा करते हुए वहीं पे उड़ गया। उसने खून उगलने लग गया, उसकी स्पाइन टूट चुकी थी, ऑर्गन्स इधर से उधर बिखर गए थे। सबसे डेडली चीज, उसके अपने इमॉर्टल किलर मूव का बैकलैश उसे दोबारा लग गया था। वो सीधा डेथ के एकदम
डेथ बेड पर ही पहुंच गया मान लो। अगले ही पल 3 और नॉर्थर पैंट्स के गुई इमॉर्टल एक साथ अटैक कर गए। 3 के रिमूव लगातार ड्यूक लॉन्ग पर लगे। नॉर्थर पैंट्स इमॉर्टल कहते हैं लग गया, फाइनली हमने शायद मार ही दिया है उसको। पर उनकी जो खुशी थी थोड़ी देर के लिए ही थी और फिर खत्म हो गई। डस्ट हटने के बाद ड्यूक लॉन्ग सीधा खड़ा था। उसकी पूरी बॉडी पर पर्पल गोल्ड ड्रैगन स्केल चमक रहे थे, मेटल जैसी शाइन के साथ, और एक स्क्रैच तक नहीं आया था भाई को। नॉर्थर पैंट्स के बंदे कहते हैं क्या बे ये क्या है? हमने कैलकुलेशन की थी, 3 किलर मूव एक दूसरे को बूस्ट कर रहे थे, यानी तीनों एक साथ मिक्स हो गए थे। किलर मूव और अटैक बहुत खतरनाक होना चाहिए था, लेकिन ये कैसा डिफेंस है इसके पास? तीनों डर गए थे और तुरंत रिट्रीट करने लग गए। ड्यूक लॉन्ग धीरे से घूमा और कहा, मेरी बैक खुजा रहे थे क्या तुम लोग? देख रहे हो? और ऐसे नहीं, थोड़ा और खतरनाक लाइन करनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं। उसकी कोल्ड ड्रैगन आइस रिट्रीट करते हुए गुई मॉडल पे टिक गए कि ये जो भगौड़े हैं भागने दो इनको। तीनों के दिमाग में डेंजर अलार्म एकदम बज उठे थे कि भाई ड्यूक लॉन्ग उनकी तरफ देख रहा है। 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन जायंट को थोड़ा सा ब्रेक मिला था, वो दोबारा से खड़ा हो गया था। उसका जो मतलब हेड तो था ही नहीं, लेकिन वो हेड दोबारा से रिकवर हो चुका था। 7 बिग डिपर इमॉर्टल कहता है ड्यूक लॉन्ग इधर देख, हम है तुम्हारे अपोनेंट। ड्यूक लॉन्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। उसने 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन पर एक डिफरेंट ग्लैंस दिया था, फिर उसकी नजर क्लैमिटी लकल्टर पर चली गई। रेड लोटस डीमन वनरेबल का कॉल ऑफ एशियंट किलर मूव क्लैमिटी लकल्टर पर डिपेंड करता था। अगर क्लैमिटी लकल्टर के थ्रू डैमेज मिलता तो कॉल ऑफ एशियंट टूट जाता। ऐसा होता तो नॉर्थर पैंस के पास्ट एक्सपर्ट यहाँ पे गायब हो जाते। हेवली कोट तुरंत ही नंबर्स में एडवांटेज ले लेता। लॉन्गेविटी हेवन के पास फाइट का पावर ही नहीं बचता। क्लैमिटी लकल्टर के अंदर बिंग साई चुआन के फोरे पर पसीना आ गया था। बिंग साई चुआन सोचते हुए कहता है, डैम फेड को थोड़ा रिकवर हो गया है। कॉल ऑफ एशियंट से I9 नॉर्थर प्लेन्स एक्सपर्ट यहाँ पे वीक हो रहे हैं। उल्टा हेवली कोड के लोग ह्यूमन पाथ मूव से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्यूक लॉन्ग है यहाँ पर, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। उसकी स्ट्रेंथ रैंक 8 से भी ऊपर चली गई है। ह्यूमन पाथ किलर मूव उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, यानी जो ह्यूमन पाथ किलर मूव था ना उसके ऊपर ही कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। यानी देख रहे हो, प्रिमोडियल ओरिजिन मोटर वनरेबल ने ह्यूमन पाथ मेथड बनाए थे जो कि हर बंदे को पूरे के पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर हर बंदे को इफेक्ट दे रहे थे, जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाले ही थे। अपने लोग थे हेवली कोट सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाले, उनके ऊपर बफ मिला था। लेकिन ड्यूक लॉन्ग भी तो इनकी साइड का है। लेकिन देख रहे हो, ड्यूक लॉन्ग इतना पावरफुल हो गया कि अब ये जो ह्यूमन पाथ के मेथड हैं, हीरोज अमॉन्ग ये वाले जितने भी खतरनाक थे सपोर्ट वाले बफ वाले, ये अपने ही किलर मूव इनके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पा रहे, अपने भाई के ऊपर ड्यूक लॉन्ग के ऊपर। देख रहे हो, ड्यूक लॉन्ग इतना पावरफुल हो चुका है कि उसके लिए अब ये जो ह्यूमन पाथ के मेथड है बच्चों जैसा खेल लग रहा था। इसी बीच ड्यूक लॉन्ग ने फिर से 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन को एकदम स्मैश कर दिया। ऑब्स्टिकल हटा के ड्यूक लॉन्ग सीधा क्लैमिटी लकल्टर की तरफ चार्ज कर गया। बिंग साइचुआन ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में रिजॉल्व चमक रहा था। बिंग साइचुआन कहता है, ये हमारा लास्ट ट्राई है, और बूम आवाज है क्लैमिटी लकल्टर से एकदम खतरनाक सन जैसी इंटेंस रोशनी फूट पड़ी। सारे गुई मॉडल की आंखें एकदम भाई बंद सी हो गई, उन्हें बंद ही करनी पड़ गई थी, कौन ही देख पाएगा सूरज को। ड्यूक लॉन्ग ने भी यहाँ पे आंखें सिकोड़ ली थी, लेकिन भाई देख तो रहा था। ड्यूक लॉन्ग सोचता हुआ कहता है, बिंग साइचुआन इतनी जोर से क्लैमिटी लकल्टर एक्टिवेट कर रहा है, कॉल ऑफ एशियंट इफेक्ट हो जाएगा। उसे डर नहीं लग रहा क्या? कॉल ऑफ एशियंट सिर्फ क्लैमिटी लकल्टर से अटैच था। यह टाइम पाथ किलर मूव क्लैमिटी लकल्टर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते थे, इसलिए पहले क्लैमिटी लकल्टर अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा था। अब अचानक फुल एक्टिवेशन शॉकिंग था। लक पाथ की रोशनी ने सबको टेम्परेली ब्लाइंड कर दिया। इसी लाइट के अंदर क्लैमिटी लकल्टर केज से एकदम भाई एकदम ऐसा लग रहा था केज से ना छोटे बीस्ट जैसा बन गया, यानी अब वो अपनी पावर यूज कर पा रहा था। इमॉर्टल को हाउस है ऑफ कोर्स यार, पावर तो यूज करेगा। वो फिरोशियसली रिफाइनमेंट फॉर्मेशन की तरफ एकदम क्रैश कर दिया। फेरिजी भी कहते हैं जल्दी रोको, इससे पहले टकराव खत्म करे। ड्यूक लॉन्ग को सरप्राइज हुआ, वो कहता है हाँ तो होने जा रहा है। कॉल ऑफ एशियंट अभी भी काम कर रहा था। रिवर ऑफ टाइम का पैंथम बैटलफील्ड से इम्प्रिंट हो चुका था। वो धीरे धीरे डेसिपेट हो रहा था, पर स्पीड बहुत स्लो थी। यानी जब तक ये कॉल ऑफ एशियंट खत्म होगा तब तक तो भाई अपना बिंग साइचुआन क्लैमिटी लकल्टर लेके फॉर्मेशन की वो कर देगा सिस्टम मदर एक तो, इसलिए दिक्कत वाली बात थी। ड्यूक लॉन्ग कहता है रेड लोटस। वो शॉक और गुस्से से एकदम भर गया था। उसने रियलाइज किया कि वो रेड लोटस डीमन वनरेबल के स्कीम में फंस चुका था। उसकी अंडरस्टैंडिंग कॉल ऑफ एशियंट की सिर्फ आधी सेट थी सपोर्ट ऑफ फ्यूचर से। पहले रेड लोटस के साथ बैटल में ड्यूक लॉन्ग ने कई बार सपोर्ट ऑफ फ्यूचर तोड़ दिया था। मेमोरी में रेड लोटस का चेहरा उभरा। रेड लोटस उसकी मेमोरी में मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर आप सच में शार्प हैं। आपने इस मूव का एक फ्लॉ देख लिया, लेकिन अब तो देर हो गई है। ड्यूक लॉन्ग सोचता हुआ कहता है, इस रेबेलियस एक डिसाइपल ने जानबूझकर बोला था, और ये बिंग ज़ेचुआन भी वैसा ही है। फ्री मूव कर सकता है, फिर भी जानबूझकर ये मेरे को ऐसा दिखावा कर रहा था कि मैं भाग नहीं सकता, मैं मूव नहीं कर सकता। ये पहले ही मूव कर सकता था। ड्यूक लॉन्ग गुस्से से एकदम भर गया था। सब कुछ अचानक हुआ था, वो रेडी भी नहीं था इन चीज़ों के लिए। क्लैमिटी लकल्टर का मूव पहले से ही प्रिपेयर्ड था, इसलिए उसका एक एक्सप्लोजन टेरिफाइंग था। यानी यहाँ पे देख रहे हो क्या खतरनाक सीन हुआ। पहले हमें ऐसा लग रहा था जो क्लैमिटी लकल्टर है उसके ऊपर जो कॉल ऑफ
एफिशिएंट मूव लगा हुआ है, इसकी वजह से कैलामिटी लकल्टर मूव नहीं कर सकता, कोई अटैक नहीं कर सकता। कैलामिटी लकल्टर एकदम भाई पिलर की तरह एकदम खड़ा रहेगा, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अब पता चल रहा है नहीं, बिंग सैचुआन चोमू बना रहा था सबको यहाँ पे, और ड्यूक लॉन्ग भी चोमू बन चुका था। रेड लोटस की मेमोरीज में आके हंस रहा था उसके ऊपर। और भाई मास्टर कैसी लगी, ऐसे टाइप का हंस के चला गया भाई। ड्यूक लॉन्ग का यहाँ पे कट चुका था, हमारा भी कट गया है वैसे तो। आगे देखते हैं। हेवनली कोर्ट के लोग हीरोज अमॉन्ग पीपल से स्ट्रांग हो रहे थे, वो नॉर्थर्न प्लान्स को सप्रेस कर रहे थे बिना नोटिस किए। उसकी टाइट डिफेंस लाइन यहाँ पे डिसअपेयर हो चुकी थी। कैलामिटी लकल्टर को आता देख कुछ हेवनली कोर्ट को इमोर्टल ने डॉज नहीं करा, उन्होंने सीधा इमोर्टल किलर मूव चला दिए। पर लाख पाथ लाइट के अंदर उनके ज्यादातर किलर मूव फेल हो गए थे, और उल्टा जिन्होंने मूव चलाया उनको ही बैकलैश लग गया था। सिर्फ कुछ ही किलर मूव यहाँ पे हिट हुए, पर कैलामिटी लकल्टर हिला तक नहीं। कैलामिटी लकल्टर रुका भी नहीं, वो सीधा चार्ज कर गया। रास्ते में काफी इमोर्टल किलर मूव यहाँ पे आ रहे थे, कुछ मतलब हेवनली कोर्ट के इमोर्टल भी आ रहे थे, लेकिन सब इंजर्ड हो रहे थे। फिर वो मीटियोर जैसे रिफाइनमेंट पाथ के फॉर्मेशन पे टकरा गया और बूम आवाज आई। रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को मैसिव डैमेज हुआ, वो लगभग पूरी तरह से एकदम टूट चुकी थी। आखिरकार हेवन ओवरसिंग टावर का पीक सबके सामने अब यहाँ पे दिखने लग गया था कि सामने क्या है। हेवन ओवरसिंग टावर चमकता हुआ। रिफाइनमेंट पाथ की जो फॉर्मेशन है ये टूटेगी तभी इनको दिखेगा हेवन ओवरसिंग टावर, उसके ऊपर ही फेडगु लटक रहा है, वहां पे वो रिपेयर भी हो रहा है इस फॉर्मेशन के थ्रू, और साथ में यही फॉर्मेशन सबको पेनिट्रेट भी कर रही है क्योंकि ये क्यूआई वॉल से बनी हुई टाइप की है। इसलिए अब देखते हैं क्या होगा आगे। और तभी यहाँ पे देखते हैं प्लॉप आवाज आई। युआन कुआंगडू जो कि रिस्टोरेशन संभाल रहा था, यानी जो रिस्टोर करा था फेडगू को, भाई वो उसके तो क्या बोले, वो तो अचानक बेहोशी हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। पहले से ही वो इंजर्ड था, ऊपर से रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन का डैमेज भी उसके ऊपर ही आ रहा था, सारा बैकलेस भी उसे ही लग रहा था। वो यहाँ पे तुरंत ही फेंट हो गया। उसके गिरने की प्रॉब्लम हो ही गई थी कि सक्सेस दावमा कभी अभी थोड़े बहुत आ ही रहे थे, पर फेडगू की रिकवरी तुरंत ही यहाँ पे रुक गई क्योंकि भाई चलाने वाला बंदा ही बेहोश हो गया। कॉन्ग यान भी अफेक्ट हुआ था। ये रैंक 8 गु इमॉर्टल पहले ही ची वाई के साथ मिलकर नॉर्थर्न पैंस के बुल डीमन और 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर को रोक रहा था। जब बुल डीमन और 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर ने रिफाइनमेंट पाथ गु फॉर्मेशन पे अटैक किया था, कॉन्ग यान रेडी था, उसने अपने बॉडी से फॉर्मेशन का डैमेज झेला था। अब कैलामिटी लकल्टर ने जब फॉर्मेशन का मेजर हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया तो कॉन्ग यान को और ज्यादा बैकलेस झेलना पड़ गया। कॉन्ग यान का दिमाग तो भाई घूमने लग गया था, खून एकदम बजिंग की तरह निकल रहा था, साथ ही 7 ऑरिफिस भी यहाँ से भाई खून उकलने लग गए थे, यानी जितने भी छेद है भाई के हर जगह से खून आ रहा था। वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। लकीली ची वाई टाइम पर आया, उससे प्रोटेक्ट भी किया था। ची वाई कहता है तुम्हारी कंडीशन कैसी है? कॉन्ग यान कहता है अभी अभी बस जिंदा हो। उसने खून उगल दिया। हेवनली कोर्ट की साइड भी अब पैनिक में आ गई थी। हेवनली कोर्ट के गुई मॉडल कहता है जल्दी रेनफोर्समेंट भेजो। रिफाइनमेंट बाद फॉर्मेशन कौन दोबारा बना सकता है? युवांग क्वांडू ही फेड को रिस्टोर कर रहा था और बाकी कोई तुरंत ही एक काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। पहले उसे ही होश में लाओ, हो सकता है तो युवान क्वांग तुमको होश में लाओ, उसे सही करो, तब जाके कुछ हो पाएगा। ये सारी बातें कर रहे थे हेवनली कोर्ट वाले। लकपात की जो भाई रोशनी थी धीरे धीरे डेसिपेट होने लग गई। हेवनली कोर्ट के गुई मॉडल भाई पागल जैसे चार्ज करने लग गए। क्लामिटी लकल्टर के अंदर बिंग सैचुआन की आंखें थोड़ी सी एकदम चमक रही थी। बिंग सैचुआन कहता है हम इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। उसने तुरंत ही ऑर्डर दिया। वो कहता है बुल डीमन 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर अभी वापस आओ। लकपात लाइट ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। बिंग सैचुआन ने ऑर्डर दे दिया था कि भाई जाओ और यहाँ पे आ जाओ। जाओ मीन्स नहीं, ऑर्डर दे दिया और वो लोग आ जाए यहाँ पे। अब देखते हैं आगे। लकपात की लाइट ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल आ ही रहे थे। अगर बुल डीमन और 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर बाहर ही रुके रहे तो डेंजर होता। दोनों ने सिचुएशन समझी और तुरंत ही क्लैमिटी लकल्डर के अंदर रिट्रीट कर गए। ची वाई बस देखते रह गया, कुछ कर नहीं पाया। बुल डीमन यहाँ पे अंदर आते ही बोला फ्लाल लेडी अभी भी हेवन ओवरसिंग टावर में फंसी हुई है, वहां का हाल पता नहीं है कि क्या चल रहा है। बिंग सैचुआन ने मतलब उसकी बात मानी और कहा पहले रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेंगे फिर रेस्क्यू। लेकिन जैसे उसने रेस्क्यू बोला उसी वक्त पे बूम आवाज आई। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई, क्लैमिटी लकल्टर जोर से कांप उठा और अंदर के भाई तीनों लोग भाई क्या बोले कुछ संभाल ही नहीं पाए, हिल गए। एक जाइंटेंटिक शैडो ऊपर से आया और ड्यूक लॉन्ग ने रूथलेस स्टेप से क्लैमिटी लकल्टर के ऊपर पैर रख के एकदम दबाने की कोशिश करी। क्लैमिटी लकल्टर को बहुत बड़ा साइज हो चुका है बंदे का, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि क्लैमिटी लकल्टर से बड़ा उसका पैर है, नहीं, पैर उसका उतना ही है। बस ये बात है कि ताकत ही नहीं ज्यादा लगा रहा है, पैर रख रहा है कि बंदी मतलब जो जो चीज है पूरे लोग बंदे दबे जा रहे हैं नीचे। ड्यूक लॉन्ग कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम लोग यहाँ से जा ही नहीं पाओगे। उसकी आंखें एकदम कोल्डनेस में चमक रही थी। पहले का गुस्सा पूरा और एकदम किलिंग इंटेंट में बदल गया था और यहाँ पे बूम 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 आवाज आई। ड्यूक लॉन्ग ने क्लैमिटी लकल्टर पर पंचेस पर बरसा डाले और भाई मुक्कों की बारिश एकदम स्टॉर्म जैसी गिर रही थी। क्लैमिटी लकल्टर लगातार भाई धंसे जा रहा था। सरफेस पर क्रैक आ गए थे, होल बन रहे थे, बहुत सारे युवम तो यहाँ पे मर चुके थे। बिंग सैचुआ ने तुरंत ही यहाँ पे काम बंद कर दिया और एकदम काम बंद मतलब एक तरीके से कुछ जो भी कुछ कर रहा होगा वो चीज़ बंद करा। वो खुद रिटेलिएट करने के लिए किलर मूव प्रिपेयर करने लग गया कि कुछ करना पड़ेगा। बुल डीमन को क्लैमिटी लकल्टर रिपेयर करने का काम मिल गया और 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर हाफ डिस्ट्रॉयड रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन रिड्यूस करने का
था, मतलब उसे काम मिला था तो कर ही रहा था। बुल डीमन कहता है डैमेज बहुत फास्ट हो रहा है, रिपेयर का टाइम ही नहीं मिल रहा है, जितना रिपेयर करूँ उससे ज़्यादा तो डैमेज हो जा रहा है। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर का सर तो भाई पसीने में भीग चुका था, वो पूरी पावर से फॉर्मेशन को रिड्यूस कर रहा था। बिंग सैचुआन कहता है बस झेलो, रुके नहीं, बस झेलते रहो, कुछ भी करो बस झेलते रहो। ड्यूक लॉन्ग इतना स्ट्रांग था कि रैंक 8 क्लैमेटेला कल्टर जो खुद जायंट सनी मोटर वनरेबल का बनाया गया था, भाई वो भी नहीं टिक पा रहा था ड्यूक लॉन्ग के सामने। बिंग सैचुआन कहता है कोई नहीं, उठो। क्लैमेटी कल्टर फिर से तेजी सी रोशनी में चमकने लग गया और स्काई की तरफ उठा। ड्यूक लॉन्ग ने भाई पंच तो मारे, पावरफुल फोर्स फील करी थी। ड्यूक लॉन्ग कहता है नीचे जाओ, और वो भी ऊपर से दबाने लग गया। ये इधर से कह रहा है उठो, वो कह रहा है दबाओ। दोनों अपने फिस्ट और पावर लगा रहे थे, वो अपना पैर घुसाए जा रहा है, ये बंदा अपने फिस्ट की ताकत से उठाए जा रहा है। इमोर्टल किलर मूव, वर्ल्ड शेकिंग ड्रैगन हैमर यूज, और पैंग आवाज है। क्लैमेटी लकल्टर जो अभी बस थोड़ा बहुत उठा ही था, बोल की तरह नीचे पटक दिया गया। मैसिव गोवा में यहाँ पे एक ही बारी में मर गए, उनकी लाशें तो भाई हवा में उड़ने लगे गुवॉम की। क्लैमेटी लकल्टर के सरफेस से बड़ा सा होल बन गया, उस होल से बिंग सैचुआन क्लियरली बाहर दिख रहा था, मतलब अंदर से बाहर आराम से दिख पा रहा था। बिंग सैचुआन एकदम शॉक को छुपा ही नहीं पाया। ड्यूक लॉन्ग की स्ट्रेंथ उसकी इमेजिनेशन से भी बाहर जा चुकी थी। हेवेली कोर्ट के लोग भी यहाँ पे चौंक गए थे। इस वक्त कॉल ऑफ एशियंट से बने नॉर्थर पैंस गो इमोर्टल आ गए थे। नॉर्थर पैंस के गो इमोर्टल कहते सब लोग चार्ज करो। हेवेली कोर्ट के गो इमोर्टल ने डॉज नहीं करा, सीधा हेड ऑन क्लैश हुआ। बैटल फुल क्योस में दोबारा से बदल गई थी। बैटल के पीछे ड्यूक लॉन्ग लगातार क्लैमेटी लकल्टर को भाई एकदम बॉम्बिंग करे जा रहा था उसके ऊपर। उसके पीछे रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को जल्दी जल्दी रिपेयर किया जा रहा था। 7 एक्सट्रीम रेसोल्यूशन ने भाई खून का एकदम रास्ता बनाया था, और फाइट करते हुए वो ड्यूक लॉन्ग के सामने पहुंच गया था। बिंग सैचुआन सोचता हुआ कहता है क्लैमेटी लकल्टर अकेले ड्यूक लॉन्ग को रोक ही नहीं सकता। 7 एक्सट्रीम रेसोल्यूशन के सपोर्ट के बाद बिंग सैचुआन ने थोड़ा सा मतलब सांस लेने का उसे मौका मिला कि कुछ करा जाए। उसने मुश्किल से क्लैमिटी लकल्टर को कंट्रोल किया और 7 एक्सट्रीम रेसोल्यूशन के साथ मिलकर ड्यूक लॉन्ग से लड़ने लग गया। ड्यूक लॉन्ग कहता है इमॉर्टल किलर मूव, स्पायरलिंग ड्रैगन फैंग। उसका मुंह खुला और उसके दांत एकदम भाई बड़े से हो गए, और करीबन ऐसा मान लो 100 शार्प दांत हवा के साथ एकदम भाई ये एक्सपेंड होने लग गए, बड़े होने लग गए, और स्नो वाइट ड्रैगन फैंग ब्लेड्स बन गए और क्लैमिटी लकल्टर पे क्लैश कर दे। एकदम मुंह से उसने फैंग सी ऐसा मान लो दांत को एकदम लंबा करके फेंक के मारा हो, फैंग्स बन गए एकदम इतने बड़े बड़े। ड्रैगन के दांत तो जानते हो कितने खतरनाक बड़े होते हैं, वैसे टाइप का। और जैसे ही लगा क्लिंक क्लिंक आवाज आई, हंड्रेड्स ऑफ वेपन टकराने लग गए, जैसी आवाज आने लग गई। ड्रैगन फैंग ब्लेड्स जैसे क्लैमिटी लकल्टर के ऊपर हिट कर रहे थे, और सिचुएशन ऐसी हो गई थी जैसे तूफान के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी होती है ना, बस एक अकेली झोपड़ी जो जैसे तैसे तूफान को सह रही होती है, वैसे टाइप की हालत हो गई थी क्लैमिटी लकल्टर की। ड्यूक लॉन्ग यहाँ पे हंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ा, उसके मुंह से भाई एकदम दांत उड़े जा रहे थे, क्या हो रहा था पता नहीं। अगले ही सेकंड वो जो दांत थे सफेद ब्लेड बन गए और वो सीधा क्लैमिटी लकल्टर के ऊपर 7 एक्सट्रीम रेसोल्यूशन के ऊपर भाई लगने लग गए। थोड़ी देर में 7 एक्सट्रीम रेसोल्यूशन बुरी तरह से डैमेज हो गया था। क्लैमिटी लकल्टर भाई उसमें तो छेद ही छेद हो गए थे। ड्यूक लॉन्ग इमॉर्टल किलर मूव ड्रैगन क्लो स्ट्राइक यूज करता है, और दूसरा यूज करता है इमॉर्टल किलर मूव क्योटिक ड्रैगन फीस्ट। हर तरफ से भाई फीस्ट शैडोज क्लॉक एकदम क्लॉज मतलब हर तरह के मार्क लगने लग गए। 7 एक्सट्रीम रेसोल्यूशन भाई वो तो सर तो बचा ही, मतलब बॉडी के ना टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, एकदम टुकड़े टुकड़े। क्लैमिटी लकट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, और बुल डीमन कहता है रिपेयर कर ही नहीं पाऊंगा अब मैं तो इसको। ड्यूक लॉन्ग यहाँ पे दोबारा यूज कर देता है इमॉर्टल कलर मूव 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन, और भाई करीबन 9 ब्लेड पर्पल गोल्ड ड्रैगन शेडोज ड्यूक लॉन्ग के अराउंड घूम आए। 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन क्लैमिटी लकल्टर ने काउंटर तो किया, पर उनके सारे अटैक 9 ड्रैगन ने ब्लॉक कर दिए। सीन बिल्कुल क्लियर लग रहा था, ड्यूक लॉन्ग का पूरा डोमिनेंस था और क्लैमिटी लकल्टर तो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। बस थोड़ा खत्म खत्म, बस वो मान लो कुछ 20-30% ही बचा होगा, वरना तो खत्म सब। टाइम के साथ लॉन्गेविटी हेवन की साइड भाई अब हारना पक्का दिख रहा था। ड्यूक लॉन्ग कहता है हेविली कोड पर अटैक करने की हिम्मत की, अपनी जान से चुकाना पड़ जाएगा तुम्हें, मतलब कीमत। अभी भी रेसिस्ट क्यों ही कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई होप नहीं बची। ड्यूक लॉन्ग ने स्टेप आगे मारा, किलर मूव एक्टिवेट करा, और क्लैमिटी लकड़ भाई पूरा एकदम जमीन में दबता गया, बचा ही कितना है जो दबेगा ही। फिर दोनों हाथों से उसने पंच मारे, 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन के ऊपर पंच ही पंच लगा दिए। और क्या बोले, ड्यूक लॉन्ग कहता है मैंने पहले ही कहा था तुम बस यहीं तक आ सकते हो, तुम सब फेल हो जाओगे, हेविली कोट हमेशा से इनविंसिबल रहेगा। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी, सबके दिल हिल गए थे। ड्यूक लॉन्ग कहता है और कौन है, और कौन से मेथड भी तुम्हारे पास बचे हैं, सब यूज कर डालो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं खुद तुम्हें एकदम ऐसी सिचुएशन में डाल दूंगा, ऐसे अबिस में भेज दूंगा कि तुम्हारे पास कोई उम्मीद होप कुछ बचेगा ही नहीं। भाई उसकी जो आवाज थी, उसकी जो आईज थी एकदम चमक रही थी, उसकी हिल गए थे बंदे सुन के।
बिंग सेचुआन की तो हालत ही खराब थी। क्लैमिटी लेकल्टर तो प्रॉपर डिफेंस भी नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी पे तो घाव ही घाव हो गए थे। स्पाइरल ड्रैगन फैंग्स उसका जो रिजल्ट था उसकी वजह से एकदम छेद ही छेद। सिचुएशन और डेंजरस होती जा रही थी, पर बिंग सेचुआन की आंखों की जो रोशनी थी अभी तक गई नहीं थी, यानी होप अभी भी बाकी थी उसके अंदर। उसके दिमाग की गहराई में एक याद उभरी, एक पुरानी याद, एक मेमोरी आई जो वो कभी भूल नहीं सकता था। बिंग सेचुआन कहता है, ये 88 रॉन्ग बिल्डिंग, ये 88 रॉन्ग बिल्डिंग है। कितना अमेजिंग है। लॉर्ड की क्रिएशन, लॉर्ड की क्रिएशन के बिल्कुल लायक है, ये वही है। ये मेमोरीज है। ये मत सोचना कि ये कहाँ से आ गई 88 रॉन्ग बिल्डिंग, ये शायद उसकी कोई पुरानी मेमोरीज है जिसमें वो ये चीज़ देख रहा था। जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल कहता है मुस्कुराते हुए, इस इमॉर्टल गुहा हाउस के साथ मेरे सब बच्चे स्ट्रांग बनेंगे। बिंग साइचुआन कहता है, लॉर्ड आप सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से कंसिडर करते हो अपने बच्चों का, बहुत लेके कंसर्न हो, आप तो बहुत बढ़िया हो। जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल टोन बदलते हुए कहता है, पर मुझे ज़्यादा इंतज़ार उस दिन का है जब ये कोलैप्स होगा। बेंग साइचुआन कहता है, क्या कोलैप्स होगा? मतलब आप तो इसे बना के उल्टा ही कह दिया भाई। मैं भी चौंक गया सुन के, भाई कोलैप्स हो जाएगा मतलब गिर जाएगी ये बिल्डिंग? इतनी अच्छी खासी अरेंजमेंट कर रखी है और कोलैप्स हो जाएगा? तो जायंट सनी मोटर वल्नरेबल कहता है, मैंने इसे इसलिए ही बनाया था ताकि एक दिन ये गिरे। बिंग सैचुआन, तुम टाइम पाथ को इमॉर्टल हो, हाइबरनेट करो। जब 88 ट्रायंग बिल्डिंग कोलैप्स करे, समझ लेना हेवेली कोड पे अटैक का टाइम आ गया है। ये लाइन, ये मेमोरीज आई थी उसके दिमाग के अंदर जायंट सन की। अब से यहाँ पे वापस से प्रेजेंट टाइम आता है। क्लैमिटी लकल्टर के अंदर बिंग सैचुआन कहता है, चाहे मेरी इंजरीज फैटल हो, चाहे सिचुएशन होपलेस हो जाए, चाहे मेरे सारे ट्रम्प कार्ड यूज हो चुके हों, मैं गिव अप नहीं करूंगा। ये प्लान इंसेक्टर जायंटसन के अरेंजमेंट का है और हेवनली कोर्ट पे जीत हमारी होगी। मतलब ये कह रहा है, ओ हेवनली कोर्ट तुम नहीं जीतने वाले, जीत हमारी होगी। ड्यूक लॉन्ग भाई ये जो बात थी वो भी हंस गया। वो कहता है, अच्छा कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंधा कॉन्फिडेंस है, कुछ ज़्यादा ही अंधा कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सफरिंग मिलेगी तुम्हें जो तुम दिखा रहे हो। बिंग सैचुआन कहता है, तुम उस आदमी की ग्रेटनेस कभी समझ नहीं सकते, कभी नहीं। तभी एक दूसरी साइड देखते हैं। माओलिक्यू अपना डॉग टेल लाइफ एक्सपेंडिंग फेरेट, वूश आवाज आई, भाई धुआं बन के गायब हो गया। हेवली कोड के गुई मॉडल कहते हैं, परफेक्ट पेयर के लेमू फाइनली तोड़ दिया। थीविंग हेवन नीमन वनरेबल की क्रिएशन होने लायक है। लकी है ये हेवली कोट है। 4 रूल पाथ इमॉर्टल और प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ ही ये पॉसिबल हुआ था। माओलिक्यू पहले रुआन डेन और शाबी 95 से लड़ रहा था परफेक्ट पेयर के साथ। अब वो दोनों लेजेंडरी बीस्ट को सप्रेस कर रहा था, पर जैसे जैसे हेवली कोड के मेंबर आ गए, परफेक्ट पेयर ब्रेक हो गया था। रुआंडन यहाँ पे कहता है, फिर से वर्ल्ड एक्ट कर रहा है, ये कुत्ता, ये फेरेट, ये नेवला फिर से वर्ल्ड एक्ट कर रहा है। शाबी 95 भी कहता है, तू इतनी तू इतनी बार मुझ पर झपटा है ना कि मैं तो, मेरे जितने फेदर्स हैं, मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मेरे को एकदम नंगा कर दिया है तूने फेदर्स उखाड़ उखाड़ के। माओली क्योंकि तो भाई घेर लिया गया था। रुआंडन और शाबी 95 और बहुत सारे हेवली कोड के इमोटर्स भी यहीं पर थे। अकेला पड़कर माओली क्यों इंजरी से एकदम भर गया था, खून तेजी से बह रहा था, और रुआंडन और शाबी 95 भी सेफ नहीं थे। माओलिक्यू के काउंटर अटैक सिर्फ उन्हीं दोनों को टारगेट कर रहे थे। हेवली कोड का भी जो बीस्ट था वो कहता है, ये पागल मौत से नहीं डरता है, मरते वक्त भी हमारा ही मतलब एक तरीके से हमें ही काट रहा है, मरते वक्त भी खुद तो मर रहा है, हमें भी काट रहा है। रुआन डेन भी यहाँ पे रिप्लाई में कहता है, माओलिक्यू जायंट सन के लिए अपनी जान क्यों दे रहा है तू? उसने तुझे पाला सिर्फ इसलिए था ताकि बाद में तुझे मार के लाइफ एक्सटेंड कर ले। माओलिक्यू खून के एकदम भाई खून ही खून में हो गया था, लेकिन बंदा अभी भी एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा था। हड्डियां तक दिख रही थी भाई की, लेकिन बॉडी कांप भी रही थी, लेकिन उसे पता था वो उसे मर जाएगा, लेकिन वो फिर भी एकदम खड़ा था, एकदम प्राउड तरीके से खड़ा था। मौली क्यों कहता है, तो फिर क्या? उसके दिमाग में एक याद आई, एक मेमोरी उसके दिमाग में भी आई। शाम के सूरज के नीचे, यानी एकदम सन के नीचे, सनसेट का टाइम था, पहाड़ पर मौली क्यों पपी जैसा जायंट सन के पास बैठा था। जायंट सन इमोर्टल वल्नरेबल कहता है, डर मत मौली क्यों, डर मत, मैं तुझे मार के अपनी लाइफ एक्सटेंड नहीं करूंगा। मौली क्यों शॉक्ड हो गया, वो एकदम शॉक्ड। जायंट सन इमोर्टल वल्नरेबल कहता है, तू भी मेरा बच्चा ही तो है, पेरेंट अपने बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? तो मौली क्यों कहता है, पर मास्टर आप मेरी जान लेके जिंदा रह सकते हो ना। जायंट सन इमोर्टल वल्नरेबल कहता है हंसी के साथ, जिंदगी को खींचना तो बेकार है, डेथ तो मतलब इसे हम तोड़ या मतलब हटा थोड़ी ना सकते हैं, डेथ तो आनी ही है ना, एक दिन डेथ आ जाएगी। बच्चों का पेरेंट से अलग होना ही उनकी ग्रोथ तो है। जायंट सनी मोटर वल्नरेबल ने आगे कहा, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो मौलिक्यू, अच्छे से जीना, जो मन करे वो करना, बस अच्छे से जीना। और ये याद यहीं पे खत्म हो गई, ये मेमोरीज थी उसकी। मौलिक्यू यहाँ पे सर उठाकर जोर से हंसा और उसका जो ऑरा था एकदम दोबारा से फट गया। मौलिक्यू कहता है, मास्टर मर के भी आपका एहसान चुकाऊंगा मैं,
ज़रूर चुकाऊँगा। हेविली कोड का इमॉर्टल कहता है ये मर रहा है, क्या कर रहा है? शायद इसका लास्ट अटैक कोई होने वाला है, ये मरने से पहले एक लास्ट अटैक करेगा, सारे लोग केयरफुल हो जाओ। तब यहाँ पे दोबारा से सीन शिफ्ट हो गया, ब्लैक हेवन के अंदर, लक्स ऑपरेशन हेवनली पैलेस के अंदर। जायंट्स एंड इमॉर्टल ज़ॉम्बी स्टैचू जैसा बैठा था, उसकी आँखों में हेविली कोड का बैटल रिफ्लेक्ट हो रहा था। उसके चेहरे पर ना तो दुःख था, ना तो कोई खुशी थी। धीरे-धीरे उसने अपना हाथ उठाया, ये फेवर आने वाला है, फेवर आने वाला है। पता नहीं क्या होगा, बस मज़ा आएगा। लेकिन यार मज़े देने से पहले सीन शिफ्ट कर देते हैं, बार-बार सीन ही शिफ्ट होता रहता है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है इनफ्लेबल ब्लैस्टलैंड बैटलफील्ड के अंदर, जहाँ पे फेंग युआन फॉर्मेशन वाला काम कर रहा था। सीन देखते हैं स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल के बनाई गई 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन के अंदर। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल कहते हैं, उनकी फॉर्मेशन हमारी साइड पे हैवी बैकलैश आ रहा है। फर्स्ट ग्रुप वापस जाओ, रिकवर करो। सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप को रिप्लेस करो। थर्ड ग्रुप स्टैंड बाय में रहो। चैनी ने भी ऑर्डर दिया था। चैनी और बाईकांक्षी फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गुई मॉडल प्रॉपर ऑर्डर में कमांड दे रहे थे, एक दूसरे को कमांड दे रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। फेंग ज्यूजे थोड़ा सा कंसर्न लुक के साथ फॉर्मेशन के अंदर 5 विजिल फॉर्मेशन को देख रहा था। वो कहता है, कौन सोच सकता था कि उनके पास ऐसा वियर्ड मूव होगा, ये तो ट्रबलसम है। अगर ऐसा ही मतलब इसे जल्दी से हैंडल नहीं किया गया तो 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन, ये फेंग ज्यूजे को बहुत मतलब एक तरीके से प्रीमोनिशन हो रहा था, कुछ अजीब लग रहा था कि कोई तो दिक्कत आने वाली है। ची क्यू के कंट्रोल में 5 रीजनल माउंटेन जो फॉर्मेशन हुआ करती थी, मतलब वहाँ पे तो 5 रीजनल माउंटेन वाली जो याद होगा तुम्हें, उसकी मिमिक करी गई थी। 5 रीजनल फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, 5 रंग का स्मोक निकाल रही थी। ये स्मोक लगातार स्प्रेड हो रहा था, धीरे-धीरे ट्रांसपेरेंट होता जा रहा था और 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन के अंदर ये घुस रहा था, एकदम वायरस की तरह काम कर रहा था ये। साउथर्न अलायंस के गुई मॉडल कहता है गुड, यही एक तरीका है, शायद ये काम कर रहा है। नॉर्थर्न पैस का एक बंदा कहता है सब फॉर्मेशन को टारगेट करते रहो। यहाँ पे एक और बंदा कहता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट वालों को फॉर्मेशन को दोबारा से यूज मत करने दो और उनको दिक्कत देते रहो। जितना ज्यादा यूज उतना ज्यादा बैकलैश उनको ही लगेगा। हा हा हा, 9-9 फॉर्मेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही मतलब इन गुई मॉडल को उतना ही बड़ी चोट लगेगी। यानी ये कहना चाह रहे थे कि जो फेंगयुआन ने वायरस बनाया है, या मान लो छिक्यू ब्लैक एक्सट्रीमिटी और फेंगयुआन ने फॉर्मेशन के अंदर फॉर्मेशन जो सेट करी थी, तो भाई ये वायरस की तरह काम कर रही है। और ये क्या कर रही है, ये लोग क्या है ना, ये जो 9-9 कंसेक्यूटिव फॉर्मेशन है स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल की बनाई गई, जिससे इनफ्लेबल ब्लैस्टलैंड पूरा प्रोटेक्टेड है। तो ये जो फॉर्मेशन है, इसके अंदर ना वायरस की तरह फेंगयुआन वाली फॉर्मेशन घुस गई है और ये वायरस ऐसा काम कर रहा है कि जब भी ये हेवनली कोर्ट वाले, ये जो इनफ्लेबल ब्लैस्टलैंड के अंदर फेंग ज्यूजे, ये सारे लोग हैं, जब भी कुछ अटैक करते हैं तो इनका बैकलैश लग जाता है इनके ऊपर, बड़ा गंदा वाला। इनके अटैक का इनके ऊपर बैकलैश लगता, तो ये दिक्कत आ रही थी। साउथर्न अलायंस और नॉर्थर्न अलायंस के इमॉर्टल का मोरल अब यहाँ पे हाई हो गया था। उन्होंने अपनी बैटल टैक्टिक को चेंज कर दिया था। वो फॉर्मेशन के फ्लो को देख चुके थे और डायरेक्टली तोड़ भी सकते थे, पर अब उन्होंने जल्दी नहीं करी। 5 कलर्ड स्मोक लगातार स्प्रेड हो रहा था और इसी फॉर्मेशन से अंदर के सेंट्रल कॉर्नर के गोई मॉडल के ऊपर डैमेज लग रहा था। जो भी लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना फॉर्मेशन को, सबके ऊपर डैमेज लग रहा था। एक तरह से 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन अब फेंगयुआन की साइड का एक बड़ा बढ़िया वाला वेपन बन गया था। वायरस टाइप का फॉर्मेशन जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट और हवेली कोड के एक्सपर्ट को अटैक कर रहा था। यहाँ पे बाईकांक्षी कहती है अब क्या करें, क्या करें, क्या क्या और लोग भेजें फॉर्मेशन, मतलब क्या करें, हम अपनी ही फॉर्मेशन को तोड़ दें या और लोगों को प्रोटेक्शन के लिए भेजें, क्या करें। बाईकांक्षी ने चेनी की तरफ देखा और इस ग्रुप का लीडर यहाँ पे चेनी था। चेनी कहता है एक खराब से एक्सप्रेशन के साथ, इस फॉर्मेशन मतलब ये जो फॉर्मेशन लगाई गई है, ये फॉर्मेशन 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस से आई है और ये साउथर्न बॉर्डर की ताउजो का मेथड है, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। हेविली कोर्ट ने पहले 5 रीजनल माउंटेन रेंज में बैटल इंटरफेयर किया था और जुन शेंग गुआंग उस बैटल में फेंगयुआन के हाथ जिंदा पकड़ा गया था, इसलिए हेविली कोर्ट को ताउजो की इनहेरिटेंस और बैटल की फुल इन्फॉर्मेशन थी। चेनी आगे कहता है ताउजो 5 रीजनल माउंटेन रेंज बना सकता था, तो ये 5 कलर्ड स्मोक क्लियरली 5 रीजनल वॉल्स की इमिटेट कर रहा है, यानी 5 रीजनल माउंटेन वो जो था ना उसको इमिटेट कर रहा है, मिमिक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। और हमारी शायद ना बैकलेस लग रहा है क्योंकि हम ही लोग तो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं। साफ-साफ एक लाइन कही गई है कि अगर रीजनल वॉल के अंदर तुमने कोई भी अटैक यूज़ करा तो तुम्हारे ऊपर ही बैकलैश लगेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिमिक हो रही है चीज़, एक ऐसा वायरस बन गया है जो रीजनल वॉल को मिमिक कर रहा है, जिससे ये लोग जो कि हेवनली कोर्ट वाले हैं, ये कोई भी अटैक करेंगे फॉर्मेशन का यूज़ करके अपने साउथर्न अलायंस की तरफ या नॉर्थर्न प्लेन्स की तरफ, तो भाई इनको ही बैकलैश लग जाएगा। इनकी पूरी फटी पड़ी थी, अब क्या ही कर सकते हैं ना, इसलिए। और ये सब देख के तो फट ही रही थी। चैनी थोड़ा सा बेटर टोन में कहता है 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन मल्टी लेयर्ड फॉर्मेशन है, हम इसे सब फॉर्मेशन ऐड या रिमूव करके एक तरीके
तरीके से इंडेफिनिटली चला सकते हैं। पहले लिमिटलेस डीमन वनरेबल को यहाँ से निकालने के लिए 100 फॉर्मेशन तोड़नी पड़ी थी। और चैनी ने आगे कहा, पर ताओज़ो का मेथड फॉर्मेशन को बाईपास करके सीधा हमारे ही गू इमॉर्टल को टारगेट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा, वो हमारी फॉर्मेशन मतलब जितनी स्ट्रांग होती जाएगी, हम अपनी फॉर्मेशन को जितना स्ट्रांग करेंगे उतना ही हमें बैकलैश लगेगा, उतना ही स्ट्रांग बैकलैश हमें लगता जाएगा, और हम फॉर्मेशन का जो कंट्रोल है वो जो भी लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनको दिक्कत आती रहेगी। और अगर वो लोग ही डैमेज हो गए तो भाई फिर कंट्रोल कौन करेगा, और अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो हो गया काम। चेन्नी कहता है आगे, अगर हम अपनी फॉर्मेशन से एनिमी के फॉर्मेशन पे अटैक करेंगे तो हम सीधा उनके ट्रैप में ही गिर जाएंगे। हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करें। अगर अगर पर यहाँ पे हम टेम्परेरी फॉर्मेशन बंद भी तो कर सकते हैं, लोग बाहर भेजें, तो हम अपना एडवांटेज छोड़कर वीकनेस से फाइट कर सकते हैं। और ऊपर से सामने वू योंग और फेंग युआन जैसे रूथलेस लोग भी हैं, तो ये ऑप्शन भी कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा कि अपनी फॉर्मेशन को बंद करके उनसे लड़ो जाके, यानी हाथ मतलब फेस टू फेस से डिफेंड करो, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। भले इनकी भी रेनफोर्समेंट आ गई है और ये फेंग युआन की भी रेनफोर्समेंट है, लेकिन कैसे ही जीत पाएंगे ना, कुछ पता नहीं यार, कुछ भी हो सकता है। जो गु इमॉर्टल बाहर जाएंगे उनका डेंजर बहुत बड़ा होगा। चेनी को याद आया कि कैसे वुयोंग का फेयरवेल फ्रेंड वाइंड से वो ऑलमोस्ट मर गया था और फेंग जुजे ने उसकी जान बचाई थी। अभी अभी उसका डर पूरी तरह से गायब भी नहीं हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके पास सिर्फ 3 रैंक 8 थे। चेनी, बाइकांगशुई, फेंग जुजे तीनों इंजर्ड थे और बाहर मतलब भेजने लायक तो इनमें से कोई भी नहीं है। चैनी ने गहरी सांस ली और कहा, कौन सोच सकता था कि 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन को एनिमी काउंटर तक कर लेगा। ताओ ज़ो बस एक नॉर्मल रैंक 8 गु इमॉर्टल था, ना तो वो वुयोंग जैसा था, ना तो फेंग युआन जैसा था। उसकी सबसे बड़ी क्रिएशन सिर्फ 5 विजनल माउंटर रेंज थी और 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन खुद स्टार कैंसिलेशन इमॉर्टल वनरेबल की क्रिएशन थी। फिर भी 5 विजनल ट्रू इनहेरिटेंस 9-9 इंक्रीजिंग ये जो मतलब कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन है, इसको काउंटर कर गई। यानी एक रैंडम एस बंदा जो कि रैंक 8 का रैंडम एस बंदा था, उसने स्टार कैंसिलेशन इमॉर्टल वनरेबल के मेथड की माँ बहन एक कर दी भाई। ये था ताओज़ो, ये है ताओज़ो की असली ग्लोरी। जिंदा रहते वक्त ताओज़ो कभी फेमस नहीं था, रैंक 8 में भी वो एक तरीके से स्टैंड आउट नहीं करता था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसका रिसर्च सच में इतना सक्सेसफुल होगा। इस बैटल के बाद ताओज़ो का नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा, चाहे वो कब का मर चुका हो। हर जनरेशन नए जीनियसेस लाती है और हर जीनियस अपना एक एरा रूल करता है। जैसे हेवली कोड के बैटल में थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का परफेक्ट पेयर काउंटर हो गया था, वैसे ही यहाँ स्टार कैंसिलेशन इमॉर्टल वनरेबल की 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन एक रैंडम एस बंदे ने काउंटर कर दी। फ्यूचर जनरेशन के जीनियस के हाथों काउंटर तो होना ही होना है। स्टार कैंसिलेशन इमॉर्टल वनरेबल, थीविंग हेवन डीमन वनरेबल बहुत पहले ही मर चुके हैं। टाइम आगे बढ़ता रहा, उनके मेथड स्ट्रांग थे, पर टाइम के साथ कौन ही जीत सकता है। टाइम ने उनके मेथड की भी ऐसी की तैसी कर दी। चैनी ने कहा डिसीव टोन में, वो सब फॉर्मेशन हटा दो, यानी जो भी हम मेन फॉर्मेशन को कंट्रोल करवा रहे हैं उसकी जो सब फॉर्मेशन उन्हें हटा दो। पास खड़े कोई इमॉर्टल शॉक हो गया कि क्या सब फॉर्मेशन हटा दूं, यानी ब्रांच फॉर्मेशन। देखो एक मेन कंट्रोल रूम होता है, उसकी बहुत सारी कंट्रोल की ब्रांचेस होती है ना, तो ये कह रहा है कि एक पेड़ है, पेड़ को जड़ से मत काटो, पेड़ की जो आसपास की टहनियां हैं उसे हटा दो। चेनी ने सच में फॉर्मेशन को रिमूव करने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन सिर्फ टहनियां। क्या वो कंफ्यूज हो गया था, कुछ नहीं पता। पर थोड़ी देर पहले फेंग जुजे सबसे पहले समझ गया था उसकी बात को कि मतलब वो क्या कहना चाहता है। उसकी आंखें भी चमक उठी। फेंग जुजे कहता है ग्रेट आइडिया। नॉर्थल प्रेस की गुई मॉडल देखते हैं 5 रीजनल फॉर्मेशन के अंदर। वो हंस रहे थे, वो कहते हैं हाँ हाँ, इन्होंने फॉर्मेशन को हटा दिया, इन्होंने सब फॉर्मेशन को हटा दिया, बहुत बढ़िया। इनको भी पता चल गया था कि सब फॉर्मेशन हटा दी गई है। सब फॉर्मेशन मीन्स मेन पेड़ नहीं काटा गया, टहनी हटाई गई है। तो बिल्कुल मत सोचना फॉर्मेशन पूरी तरह से हट चुकी है, नहीं, वो लोग अभी भी प्रोटेक्शन के अंदर हैं, बस सब फॉर्मेशन हटा दी गई है, एक ब्रांच। लेकिन वू योंग और फेंग युआन के एक्सप्रेशन अभी भी थोड़े हैवी हो गए थे। वू योंग कहता है ये अच्छा नहीं है, चैनी सच में बहुत ही क्राफ्टी बंदा है। फेंग युआन कहता है अगर हम उनकी फॉर्मेशन के अंदर होते तो 5 कलर्ड स्मोक ज़्यादा फास्ट और डीप इन्वेड करता। अब जब सब फॉर्मेशन ही हटा दी गई, यानी टहनी हटा दी गई, तो जहर को फैलाएं कैसे, पूरी बॉडी में फैलेगा कैसे, पेड़ को मारेंगे कैसे, फॉर्मेशन हटेगी कैसे, एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। ये तो वही मेथड हो गया था कि सांप ने तुम्हारे पैर पे मतलब तुम्हारे पैर पे काट लिया सांप ने, तो तुमने उस पैर वाली जगह पे एकदम रस्सी बांध के खून ही रोक दिया। भले तुम अपना पैर खो दोगे, लेकिन एटलीस्ट जिंदा बचोगे, ये बात थी। तो वो योंग कहता है बिल्कुल, हेवनली कोर्ट बैटलफील्ड पे लॉन्गेविटी हेवन ऑलरेडी होल्ड कर पा रहा था, हेवनली कोर्ट फुल अपर हैंड में था। चैनी ने ये सब सोचकर यहाँ पे डिलेइंग टैक्टिक यूज किया था
तो क्या बोल सकते हैं, वुयोंग को भी ये बात समझ आ गई थी। अगर चेनी 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता या लोग भेजता तो फेंग युआन की फॉर्मेशन तोड़ने और फेंग युआन की साइड यहाँ पे और ज़्यादा खुश हो जाती। उन्हें मज़ा आ जाता कि हाँ भाई चलो फेस टू फेस ही लड़ ले या पूरी फॉर्मेशन को ही हटा दे। लेकिन भाई उसने इन दोनों में से कुछ नहीं करा, बल्कि उल्टा ये अपना एक पैर कटवा लिया। पर अब चेनी ने खुद ही सब फॉर्मेशन हटाकर पैसिव डिफेंस चूज़ कर लिया था। 5 कलर स्मोक का इन्वेजन काफ़ी स्लो हो गया था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के जो इमॉर्टल थे अब फॉर्मेशन मेंटेन कर पा रहे थे। एक्टिवेट तो भले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कंट्रोल तो कर पा रहे थे, इसलिए बैकलैश काफ़ी हद तक कम हो गया था। उल्टा चेनी अभी भी फॉर्मेशन के पीछे था और नए-नए इमॉर्टल फॉर्मेशन अरेंज कर रहा था। इसी वजह से फेंग युआन के ग्रुप को 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन तोड़ने में और ज़्यादा टाइम लगने वाला था। सबसे क्रिटिकल बात ये थी कि फेंग युआन की साइड हर सेकंड के लिए लड़ना पड़ रहा था। हर पल अगर डिले करते तो एक और फॉर्मेशन आ जाती। जैसे ही हेवली कोर्ट लॉन्गेविटी हेवन के फोर्सेस को एलिमिनेट करेगी, वो सीधा यहाँ आकर फेंग युआन की फोर्स को डील करेगी। यानी फेंग युआन या जितने भी लोग यहाँ पे ग्रुप है, सबको डील कर लेंगे हेवनली कोर्ट। ये बात थी। वहाँ तो जैसे-तैसे भाई नॉर्थ अटलांटिस कैलामिटी लेकल्टर ने रोक रखा है। अगर जैसे ही वहाँ की बैटल खत्म हुई तो वो सारे यहीं टपक जाएँगे। चेनी ने डीप एक्सपीरियंस के साथ बिल्कुल काम रहा। उसने जानबूझकर एक छोटा-सा स्टेप बैक लिया था। ओवरऑल पिक्चर में वो छोटा-सा रिट्रीट था, पर एक्चुअल ये थी कि भाई उनका जो टेरिफाइंग ऑफेंस था, वो एक बढ़िया-सा मूव बन गया था। उन्हें बस होल्ड करके रखना था जैसे-तैसे। उन्हें सीधा फेंग युआन के ग्रुप को क्लिफ के एज पर पुश कर दिया था। फेंग युआन अपने दिल में सोचते हुए कहता है, अगर पहले पता होता तो फॉर्मेशन स्पिरिट और फॉर्मेशन फ्लैग इमॉर्टल गू को भी 5 रीजनल फॉर्मेशन में इंक्लूड करता। उससे फॉर्मेशन एक तरीके से पूरी मतलब कंट्रोल में रहती है और एक जगह फिक्स नहीं रहती और मतलब हर्डल्स आते रहते हैं, ऑब्स्टिकल आते रहते हैं। ये फेंग युआन की गलती नहीं थी, ना ही वो एक तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता था। अगर फॉर्मेशन स्पीड, फॉर्मेशन फ्लैग, इमॉर्टल गुफा फिजल माउंटेन में जोड़ दिए जाते तो डिडक्शन का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और फेंग युआन का एक तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता। और सच तो ये था कि अगर 5 रीजनल फॉर्मेशन मूव भी कर सकती, तब भी जो करंट क्राइसिस है वो सॉल्व नहीं होती। चेनी ने खुद ब खुद सब फॉर्मेशन डिसअपीयर करके डिफेंसिव पोजीशन ले ली थी, पर अब सब फॉर्मेशन के अंदर वाली रीजनल फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी थी। 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन के बाहर ऑलरेडी क्योटिक बैटल चल रही थी। क्विंगे, ली हुआंग, प्रिंस फेंगशियान और बाशिबा 4 रैंक 8 गुई मॉर्टल और एक्सट्रीम फाइट में लगे हुए थे। साथ में यहाँ पे क्लियर जेड ड्रिपिंग वाइन, टाइनो बैम्बू बिल्डिंग, फ्रॉस्ट ड्रैगन मैनर, स्वीपिंग वाइन बिल्डिंग जो भी थी, मतलब नॉर्थर्न पैस वाली बिल्डिंग्स भी हैं, साउथर्न बॉर्डर वाली बिल्डिंग्स भी हैं और यहाँ पे हेविली कोड की बिल्डिंग्स भी हैं। ये आपस में भी लड़ रहे थे। इतने सारे इमॉर्टल गुहा हाउस थे। कभी एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कभी इमॉर्टल किलर मूव एक्सप्लोड होते हैं। हर जगह डार्जिलिंग लाइट एकदम ब्लास्ट हो रही थी। वू योंग कहता है, उसका एक्सप्रेशन अचानक से बदल गया। वो कहता है, अच्छा नहीं है, अनलिमिटेड वाइंड में मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। यानी मेरा जो मूव था, किलर मूव, वो मेरे ही कंट्रोल से बाहर जा रहा है। हम जानते हैं कैसे हुआ होगा। पक्की बात है कि वाइंड बिल्डिंग ने ही उंगली करी होगी, जो हेविली कोड की वाइंड बिल्डिंग है ना उसने। पहले वो फॉर्मेशन के अंदर था, इसलिए क्लियरली फील नहीं कर पाया था, पर अब जैसे ही सब फॉर्मेशन हट गई, वू योंग ने तुरंत ही प्रॉब्लम को सेंस कर लिया था। सब फॉर्मेशन हट गई है तो मीन्स ये है कि अब ये लोग पूरे बाहर से कनेक्ट हो चुके हैं। बाहर का पूरा एरिया दिख रहा है, इनको अच्छे से दिख रहा है कि इनके पीछे इतने सारे लोग लड़ मर रहे हैं और ये लोग आगे हैं। इसलिए एक सेकंड भी डिले किए बिना वू योंग 5 रीजन फॉर्मेशन से बाहर निकला और सीधा वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग की तरफ चार्ज कर गया। या हुआंग, हेविली लॉर्ड बाइजू और बाकी लोग भी मूव हो गए और उनके सपोर्ट के साथ ली हुआंग और क्विंग ये की साइड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। वो लगातार रिट्रीट करते गए और जल्द ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गुई मॉर्टल हाउसेस के साथ सप्रेस होने लग गए। इसी बीच फेंग युआन क्वाइटली साइड मूव हुआ और अचानक ग्रेट थीफ घोस्ट स्टैंड यूज करा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गुई मॉर्टल हाउसेस पे एकदम तुरंत ही डिजास्टर सा आ गया। फेंग युआन एक साथ बहुत सारे गुआम को चुरा लिया और उसने लगातार ग्रैब करता रहा। जल्दी जल्दी में उसने करीबन 3 इमॉर्टल गो भी हासिल कर लिए। एम्पायर सिटी बैटल के गेम्स मिलाकर वो ऑलरेडी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल गो हाउसेस से 10 से ज़्यादा इमॉर्टल गो चुरा चुका था और इन इमॉर्टल गो में से कुछ तो फेंग युआन पहचान गया और कुछ तो बिल्कुल अननोन थे। उसका टाइम पाथ क्लोन लाइट ऑफ विजडम के अंदर बैठा था और लगातार डिड्यूस कर रहा था कि इन गुवॉर्म का यूज़ कैसे किया जा सकता है और कैसे मेन जगह पे यूज़ कर सकते हैं। यानी वो जो इनफ्लेबल बेसलैंड है वहाँ पे फॉर्मेशन लगी है ना, 9-9 कंसेक्यूटिव फॉर्मेशन, उसको तोड़ा कैसे जा सकता है। अगर इसका कोई यूज़ हो सकता है तो उसका यूज़ करके तोड़ दिया जाए फॉर्मेशन को। सिचुएशन यहाँ पे बिगड़ते ही देख ली हुआंग ने प्रिंस फेंगशियान से डिस्टेंस बनाया और जल्दी से फेंग युआन को रोकने के लिए आगे बढ़ा। एम्पर सिटी वाला सीन एक बार फिर से रिपीट होने वाला था। ली हुआंग वर्सेस फेंग युआन होने वाला था और अब फेंग युआन ली हुआंग के साथ उलझ गया था, इसलिए वो इजीली इमॉर्टल गो हाउसेस को टारगेट नहीं कर पा रहा था और चुरा नहीं पा रहा था। फेंग युआन कहता है, ये प्रिंस फेंगशियान कितनी एक्टिंग कर रहा है, जानबूझकर बिना हंगामा के ली हुआंग को छोड़ दिया ताकि ली हुआंग मेरे पास आ जाए मेरे को रोकने के लिए। प्रिंस फेंगशियान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पर फेंग युआन के लिए सबसे ज्यादा ट्रबलसम चीज थी हेवली कोड का रैंक 9 ह्यूमन पाथ किलर मूव, हीरोज अमॉन्ग पीपल को रोक देना। अगर एक बार हीरोज अमॉन्ग पीपल रुक गया तो जितने भी रैंक 8 वाले बंदे हैं ना, सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाले, हेवली कोड की साइड वाले, इन सबकी पावर एकदम से गिर जाएगी। क्योंकि भाई अगर मान लो हेवली कोड का कोई रैंक 8 बंदा है जिसकी पावर, मान लो तुम 4 स्टेजेस तो जानते हो ना, एक होता है सबसे इनिशियल स्टेज, फिर आता है मिड स्टेज, फिर आता है अपर स्टेज और फिर आता है पीक स्टेज।
एक पूरे लेवल या रेलम को पार करने के लिए तुम्हें 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। यानी अगर तुम रैंक 8 की हो तो तुम्हें पहले रैंक 8 इनिशियल, फिर रैंक 8 मिडल, फिर रैंक 8 अपर, फिर रैंक 8 पीक। तो इनके साथ क्या हुआ है, जो सेंट्रल कंटेंट वाले बंदे हैं इनके ऊपर लग गया बफ खतरनाक वाला, जो कि हम जानते हैं हेवनली कोड का रैंक 9 ह्यूमन पाथ किलर मूव हीरोज अमंग पीपल यूज हो गया, जिसकी वजह से इनके ऊपर बफ लगा। जो यहाँ पे रैंक 8 के इनिशियल वाले बंदे थे ना, वो उनकी पावर भी यहाँ पे रैंक 8 अपर स्टेज तक पहुंच चुकी थी, इसलिए इनकी पावर नहीं इतनी बढ़ गई है। यहाँ पे नॉर्मल रैंक 7 का इनिशियल स्टेज वाला बंदा भी रैंक 8 अपर वाली पावर लेके बैठा है। रैंक 6 का भी कोई भी बंदा अगर होगा जो इनिशियल स्टेज का होगा, वो भी रैंक 8 अपर की पावर लेके बैठा था। और अगर रैंक 8 मतलब मिड का होगा तो पीक की पावर लेके बैठा होगा। लेकिन हाँ, अगर मान लो कोई रैंक 8 पीक का भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हाफ रैंक मतलब अगर कोई मान लो रैंक 8 पीक का बंदा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक 8 हाफ जैसे ड्यूक लोगे ना उतनी पावर लेके बैठेगा, उससे थोड़ी सी कम, बस उससे ज़्यादा नहीं लेके बैठ सकता। इतनी बात है। ये मत सोचना कि अगर कोई रैंक 6 का बंदा है और उसकी पावर पीक पर है तो भाई इस हीरोज अमंग पीपल की वजह से उसकी पावर रैंक 7 एकदम पहुंच जाएगी। है रैंक 6 का लेकिन रैंक 7 की पावर यूज़ करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसे पूरा रेलम पार करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो रैंक 7 की पावर को पूरा यूज़ नहीं कर पाएगा। चाहे कितना ही बफ लगा दो एक बंदे के ऊपर, तुम कभी भी रैंक 7 की पावर यूज़ नहीं कर सकते, तुम उसकी हाफ पावर यूज़ कर लोगे, हाफ रैंक 7 पहुँच जाओगे हीरोज़ अमंग पीपल की वजह से, बस उससे ज़्यादा नहीं। आगे देखते हैं, हीरोज़ अमंग पीपल के बूस्ट से ली हुआंगक्विंग और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल घोसेस को भाई कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मिल गई थी। इसी वजह से वो साउथर्न और नॉर्थर्न प्लैन्स के जॉइंट अटैक को भी रोक पा रहे थे। फेंग युआन कहता है ऐसे केओस में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, फॉर्मेशन में रिट्रीट ही करना पड़ेगा। वो यंग और बाकी लोग धीरे-धीरे पीछे हटे और अपने इमॉर्टल घोसेस को कलेक्ट किया और वापस से 5 रीजनल फॉर्मेशन के अंदर आ गए। 5 रीजनल फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी। बहुत ज़्यादा 5 कलर स्मोक फैल गया था, पूरा बैटलफील्ड कवर हो गया था। 5 कलर स्मोक के अंदर सेंट्रल कॉर्नर के गुई मॉर्टल ने हैव एक बहुत ज़्यादा एकदम सप्रेशन फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सांस ही बंद हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे चेनी के साथ हुआ था। हीरोज़ अमंग पीपल से स्ट्रेंथन होने के बाद उनके किलर मूव और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और इसी वजह से बैकलैश भी बहुत हद तक बढ़ गया था। बाशिबा वो फॉर्मेशन के अंदर एकदम खराब लुक के साथ कहता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ताओज़ो का मेथड इतना डीप होगा। वो यंग तो यहाँ पे चुप रहा था। इस सिचुएशन में उसकी एक्सपेक्टेशन में ही थी, इसलिए उसने ट्रू इनहेरिटेंस का कंटेंट हाइड नहीं किया था। उसने पहले ही चीक्यू के साथ कोलैबोरेशन कर लिया था। चीक्यू भी जानता था कि ये चीज़ पावरफुल है, बस पहले यूज़ करने का तरीका ही नहीं पता था। अब जब फॉर्मेशन मॉडिफाई होकर सक्सेसफुली सेट हो गई थी, तो उसका इफ़ेक्ट तुरंत ही दिख गया था। या हुआंग कहता है, प्रॉब्लम ये है कि 5 कलर्ड स्मोक एनिमी और अलाई में फ़र्क नहीं करती। सेंट्रल कंटेंट सप्रेस है, पर अभी भी हम बैकलैश सफ़र कर रहे हैं। सिर्फ फेंगिवान फ्रीली मूव कर सकता है और कोई नहीं। हाँ, याद रखना, देखो हो ये जितनी भी 5 कलर स्मोक है, बना तो एक तरीके से रीजनल माउंटेन की तरह ही है जहाँ पे सप्रेशन फ़ील होता है, रीजनल रीजनल वॉल की तरह। जहाँ पे बस फेंगिवान इकलौता बंदा है जो कि सप्रेशन में नहीं है, लेकिन बाकी सब सप्रेस हो रहे हैं। कहाँ पे सप्रेस हो रहे हैं? इस फॉर्मेशन के अंदर सप्रेस हो रहे हैं। बाहर की जो फाइट हो रही है इमॉर्टल गू वर्सेस इमॉर्टल गू हाउस की और ली हुआंग इन लोगों की, क्विंगे की, प्रिंस फेंगशन की, तो वहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि भाई वो लोग फॉर्मेशन से बाहर हैं, उनके ऊपर कोई सप्रेशन नहीं लगा। वो अपनी फाइट आराम से कर पा रहे हैं। यहाँ पे अंदर इन लोगों को दिक्कत हो रही थी। फेंगयुआन भी ये सब देखते हुए कहता है कितना अफ़सोस है, अगर वो ताओज़ो की 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस मिल जाती तो लाइट ऑफ विज़डम के साथ उसकी फॉर्मेशन पाथ और विज़डम पाथ एबिलिटीज़ काफ़ी हद तक बढ़ जाती। जैसे वो हीरोज़ अमंग पीपल को मतलब हीरोज़ अमंग पीपल का कोई काउंटर नहीं निकाल पा रहा था, पर अगर उसके पास 5 कलर स्मोक होती तो ली हुआंग के ग्रुप को और भी ज़्यादा सप्रेशन फेस करना पड़ता। यानी उनकी पावर बढ़ तो गई थी, लेकिन फेंगयुआन उनके ऊपर सप्रेशन डाल देता जिसकी वजह से उनकी पावर जितनी बढ़ी है, काफ़ी हद तक कम हो जाती। कौन जाने, शायद फेंगयुआन एम्पर सिटी के बैटल को अकेले ही सप्रेस कर देता, हो सकता है ना, क्योंकि पूरी एम्पर सिटी के ऊपर फॉर्मेशन ही लगा देता तो लग जाते ना एम्पर सिटी वालों के। उनकी पावर भले बढ़ गई, उनकी पावर 3 गुना बढ़ी है, लेकिन जैसे सप्रेशन लगता, पावर बढ़ गई कोई दिक्कत नहीं है, पावर कम नहीं होगी, पावर उनकी बढ़ी रहेगी, लेकिन जैसे ही कोई अटैक करेंगे वो लोग, उनके ऊपर लगेगा बैकलैश और जितना तगड़ा अटैक उतना खतरनाक बैकलैश और एक बार में वो खुद के ऊपर ही मुसीबत ले बैठेंगे और खत्म हो जाएँगे। यही दिक्कत थी और फेंगयुआन क्या पता पूरा एम्पर सिटी खत्म ही कर देता, लेकिन ये हो सकता था और हुआ नहीं ऐसा। लेकिन अब रियलिटी में आते हैं प्रेजेंट टाइम में। जब वो 5 रीजनल माउंटेन रेंज से भाग गया था, ट्रू इनहेरिटेंस नहीं ले पाया था। उसे लगा था कि ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा अगर मैं यहाँ पे रुका रहा और अब पीछे देखकर उसकी वो जो फीलिंग थी बिल्कुल गलत नहीं थी। मतलब फेंगयुआन ने एक बार सोचा था ना कि यहाँ पे रुकना मतलब एक तरीके से मतलब लॉस होगा, लड़ सकते हैं, वो हो जाएगा, लॉस हो जाएगा मेरा। मी उसका सिचुएशन को देख के लॉस होगा। मीन्स ये नहीं था कि अगर ये वो चाहता था कि इनहेरिटेंस को ले ले। ये जो ताओ ज़ो की इनहेरिटेंस थी ना, 5 रीजनल माउंटेन वाली, वो चाहता था इस इनहेरिटेंस को ले ले। उसे रिग्रेट भी हो रहा था कि मुझे भागना पड़ रहा है। लेकिन उसे भागना ही था क्योंकि अगर वो ज़्यादा रुकता तो उसके लिए बड़ा लॉस हो जाता। ये बात थी।
हम जानते हैं कैसी सिचुएशन में फँसा हुआ था पहले फेंगयुआन, साउथर्न ऑर्डर वाले ले लो, हेवेली कोड वाले सब उसके पीछे पड़े हुए थे। बस उसको एक बात की वो टेंशन थी कि काश उसे वो मतलब मिल जाती ये चीज़ तो बढ़िया रहता ना। और वही फीलिंग उसको लिए बहुत बढ़िया थी। उसे अब आ रही थी कि भाई काश वो मिल जाती तो अच्छी बात हो। उसने सोचा था कि बहुत बड़ा लॉस है और यही फीलिंग उसने सही साबित करवा दी अपनी। क्योंकि देख लो उसे कितना कुछ पता चल गया इसके बारे में। वो सोच रहा है कि अगर उस टाइम ले लिया होता तो मज़ा आ जाता। सीन अभी भी यहाँ पे इनक्रेडिबल ब्रेस्टलैंड का ही चल रहा था। चेनी यहाँ पे कहता है एनिमी अपनी फॉर्मेशन के अंदर आ गए हैं। लगता है वो 5 क्रेड स्मोक का फुल यूज़ करना चाहते हैं। ली हुआंग और बाकी लोग ट्रबल में हैं। तो बाई कांगशुई कहती है क्या हमें उनको रिइंफोर्स करना चाहिए? मिलकर एनिमी फॉर्मेशन तोड़ सकते हैं। अगर उनकी फॉर्मेशन टूट गई और कोर इमॉर्टल को मर गए तो शायद वो कमबैक ना कर पाएँ। चेनी यहाँ पे थोड़ा-सा सोचकर कहता है रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिचुएशन हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल है। उनको 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन के अंदर खींच लाओ। चेनी अटैक करना नहीं चाहता था और ली हुआंग और बाकी लोग भी वापस एक तरीके से उनको ना वापस बुलाना चाहता था। उनका गोल सिर्फ टाइम को बाय करना था। फेंगयुआन फॉर्मेशन से बाहर निकला और ली हुआंग के ग्रुप से लड़ाई शुरू हो गई थी। लड़ पड़ा था। 5 कलर स्मोक के अंदर ली हुआंग का ग्रुप फेंगयुआन के सामने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो गया था। काफ़ी लॉसेस के बाद ली हुआंग कहता है रिट्रीट का ऑर्डर उसने दिया और 9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन के अंदर चला गया बचने के लिए। उसने यही कहा था कि सब चल लो मतलब रिट्रीट करो। और एक पल में दोनों साइड अपनी-अपनी फ़ॉर्मेशन के अंदर चली गई थी। बैटलफ़ील्ड का जो मतलब शोर-शराबा था खत्म हो गया था क्योंकि जितने भी लोग थे अब सारे के सारे 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फ़ॉर्मेशन के अंदर यानी इन्फ्लेमेबल वेस्टलैंड के अंदर जा चुके थे। इमॉर्टल गुहाउस से लेकर जितने भी लोग थे सब। और यहाँ पे बस एक साइड बची अपनी रेनफोर्समेंट वाली साइड जो यहाँ पे बस लड़ेंगे देखेंगे अब क्या होगा। यानी साउथर्न अलायंस, नॉर्थर्न प्लान्स और ये सब मिक्स हुए पड़े थे यहाँ पे और इनकी फाइट होगी अब 9-9 इंक्रीज़िंग मतलब 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फ़ॉर्मेशन के साथ। जो कि अब बस सारा शोर-शराबा खत्म करके वर्सेस हो गया था। वू योंग और फेंगयॉन फॉर्मेशन के बाहर ही रहे। वू योंग केयरफुली अनलिमिटेड वाइंड कंट्रोल कर रहा था। 5 कलर स्मोक को अवॉइड करते हुए हेवेली कोड की फॉर्मेशन पर अटैक कर रहा था। फेंगयॉन 5 कलर स्मोक के अंदर छुपा हुआ था। धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था जैसे-जैसे स्मोक और फैल रही थी। चैन फॉर्मेशन के अंदर मोराल बढ़ाते हुए कहता है बस थोड़ा-सा और होल्ड करो जैसे ही हेवेली कोड का मेन बैटलफील्ड खत्म होगा, यानी वहाँ की लड़ाई खत्म होगी, हम जीत जाएँगे। पर उसके बोलते ही एक ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ। इमोर्टस ने देखा कि 5 कलर स्मोक तेज़ी से उठा और फेंगयुआन की साइड की 5 रीजनल फॉर्मेशन अचानक फट गई और डेंस स्मोक के अंदर एक फिगर भाई तीर की तरह सीधा बाहर निकला। इमोर्टस कहते हैं, "प्रिंस फेंगशान तुमने क्या किया? उसे मारो, वो पक्का हेवेली कोड का स्पाई है। लॉर्ड च्यू ठीक है ना?" और एक बंदा चिल्ला के कहता है, "जल्दी कोई लॉर्ड चीकू को बचाओ, लॉर्ड ची को बचाओ सॉरी।" अब यहाँ पे सिचुएशन देखो दे ही दिया भाई धोखा। प्रिंस फैंगशन ने दे दिया। प्रिंस फैंगशन असल में था तो इनकी साइड वाला बंदा। वो थोड़ी ना जा सकता था उस फॉर्मेशन के अंदर 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन के अंदर क्योंकि है तो स्पाई, तो इसे दिखाना नाटक करना पड़ेगा। इसने क्या करा 3 ही लोग तो कंट्रोल कर रहे थे। फेंग युआन अभी कलर्ड स्मोक के अंदर था, वो आगे फैल रहा था तो उसके साथ आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे अपना ब्लैक एक्सट्रीमिटी और जो साउथर्न बॉर्डर का बंदा है ना ची क्यू यू वही दोनों अकेले थे और यहाँ पे भाई चीक्यू के ऊपर फैटल अटैक कर दिया प्रिंस फैंगशियान ने और ये लोग समझ ही चुके थे तो अब क्या ही बोले, पता ही चल गया। अचानक बड़ा चेंज हो गया, साउथर्न मोटर और नॉर्थर्न प्लेन्स की गुई मॉडल में chaos मच गया था। फेंग युआन वू योंग से कहता है प्रिंस फैंगशियान भागने का सपना भी मत देखना, याद रखना। मतलब फेंग युआन ने वू योंग से बोल दिया था कि इसको देख लेना भाई, तो वू योंग ने तो चिल्ला के बोला था प्रिंस फैंगशियान भागने का सपना भी मत देखना। बाई कांगशुई खुशी से एकदम चिल्लाया, तो प्रिंस फैंगशियान ने असल में बाहर से अटैक कर दिया और एनिमी की फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। मतलब फॉर्मेशन पूरी नहीं टूटी है, असल में यहाँ पे बस एक पिलर खत्म हो गया क्योंकि ची क्यू भी तो एक पिलर ही था ना, वो कंट्रोल कर रहा था, तो वो भाई उसके ऊपर दिक्कत आ गई और बहुत बढ़िया काम करा। बाई कांगशुई तो खुश हो गई थी। कुछ गुई मॉडल को तो असली बात मतलब वो तो जानते ही नहीं थे, वो तो एकदम चौंक के रह गए। स्पिरिट ऑफ हाउस सुप्रीम एल्डर कहता है जल्दी प्रिंस फंक्शन हमारे स्पिरिट ऑफ हाउस का मेंबर है, उसे बचाओ। उसने तो धोखा तो दे दिया उन लोगों को, लेकिन अब उसे बचाएगा कौन? और उसके कहने से पहले ची मतलब चैनी ने कमांड दे चुका था। ली हुआंग को क्विंग और बाई कांगशुई फॉर्मेशन से बाहर निकले, प्रिंस फंक्शन को वापस लेने गए। वेंग युआन और वू योंग इन तीनों के हाथ लग गए थे और उनको रोकना पड़ गया था। प्रिंस फेंगशान वीक नहीं मतलब वीक थोड़ी ना था, वो भी तो रैंकेड बंदा था। रेनफोर्समेंट के साथ वो सक्सेसफुली 9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन के अंदर घुस गया। वैसे तो भाई वू योंग और फेंग युआन के हत्थे चढ़ गया था, लेकिन अब देखो भाई है तो रैंकेड, वो भी इतनी आसानी से मरेगा थोड़ी ना। बच गया, वो आराम से निकल गया। हेवेली कोड के इमॉर्टल को ये नहीं पता था कि जो प्रिंस फेंगशन उनके साथ आया था वो तो असल में फेक था। फेंग युआन अपने दिल में कोल्ड सी हंसी के साथ कहता है फाइनली फाइनली मैं तो अंदर आ गया। ओके, तो इनके साथ कट चुका है, गंदा वाला सीन हो चुका है। इनके साथ पता क्या सीन हुआ है? प्रिंस फेंगशियान और वू योंग और फेंग युआन ये तीनों भाई आपस में लड़े मरे जा रहे थे और प्रिंस फेंगशियान को बचाने के लिए इन बंदों ने चेन्नी और हेवेली कोर्ट ने कुछ बंदे बाहर भेजे जो उसे बचाने गए थे। लेकिन असल में हुआ ये कि प्रिंस फेंगशियान रैकेट बंदा था, वो भाग सकता था, लेकिन असल में एक दिक्कत हो गई। वू योंग ने प्रिंस फेंगशियान को शायद कैसे ना कैसे रोक लिया और फेंग युआन प्रिंस फेंगशियान का रूप लेके
9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन के अंदर घुस गया एज़ अ भेस बदल के डिस्गाइज़ में प्रिंस फेंगशियान बनकर और इन लोगों का अब गंदा वाला कटेगा। अब जैसे ही वो अंदर घुसा, इमॉर्टल किलर मूव, फ़ैमिलियर फेस यूज़ हुआ था। ये किलर मूव फेंग युआन ने बहुत ज़्यादा मॉडिफ़ाई किया था। बीस्ट कैलामिटी गुरु टू हेवन अब्ज़ॉर्ब करने के बाद उसके ट्रांसफ़ॉर्मेशन पाथ के जो दाँव मार्ग थे, बहुत बढ़ गए थे और जिस इस मूव की पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। चाहे हेवेली कोर्ट ने प्रिपरेशन की हो, वो भी फेंग युआन की असली आइडेंटिटी डिटेक्ट नहीं कर पाए थे और इस वक़्त असली प्रिंस फेंगशियान अभी भी 5 रीजनल फ़ॉर्मेशन के अंदर ही था। अतः फॉर्मेशन के अंदर है, 9-9 कंसेक्यूटिव फॉर्मेशन के अंदर नहीं है, वो बाहर वाली फॉर्मेशन के अंदर है, यानी फेंगयुआन वाली फॉर्मेशन के अंदर और फेंगयुआन अंदर आ चुका है। अब देखते हैं ट्रेटर वाला गेम कौन खेलेगा। 5 रीजनल फॉर्मेशन को फेंगयुआन ने मॉडिफाई किया था, उसके अंदर एक और हिडन फॉर्मेशन थी, जो प्रिंस फेंगशियान को ट्रैप करने के लिए केज की तरह बनाई गई थी, ताकि प्रिंस फेंगशियान वहाँ पे मतलब एस्केप ना कर पाए, दूसरों की नज़रों से भी दूर रहे, ताकि इन लोगों को भी ना पता चले कि भाई प्रिंस फेंगशियान वहाँ पे अब निपटा दिया भाई प्रिंस फेंगशियान को। और इस इनर फॉर्मेशन का कोर कई रैंक 8 इमॉर्टल मतलब थे कुछ इमॉर्टल वो भी गार्ड कर रहे थे और लोग भी गार्ड कर रहे थे और जो फेंगयुआन 5 कलर स्मोक के अंदर दिख रहा था वो असल में यी हाओ फेंग था। ओके, तो हमारा भी कट चुका है, कोई नहीं। ही हाओ फेंग साउथर्न बॉर्डर का रैंक 8 ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल था। उसके पास फेमिलियर फेस जैसा मूव नहीं था, पर वो जो 5 कलर स्मोक के अंदर था, जो उस रैंक 8 इन्वेस्टिगेट किलर मूव से प्रोटेक्ट कर रही थी। यानी कोई भी यी हाओ फेंग को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। सबको यही लग रहा था कि यी हाओ फेंग जो कि 5 ग्रेड स्मोक के अंदर है, असल में वो फेंगयुआन है, लेकिन उनका तो कट गया, हमारा भी कट गया। 5 रीजनल फॉर्मेशन सच में ब्लास्ट हुई थी, बहुत सारे इमॉर्टल गु मर गए थे और फॉर्मेशन में यूज़ हुए इमॉर्टल गु भी अलग-अलग लेवल पर डैमेज हो चुके थे। सिर्फ ऐसा करने से ही चेनी की साइड पूरी तरह से डिसीव किया जा सकता था, यानी उनको भी डिसीव कर दिया, पागल बना दिया, इस तरीके का यूज़ करके। चेनी अभी-अभी एकदम अंधेरे में ही चल रहा था, उसे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो चुका है और एक और वजह भी यहाँ पे थी, फेरी ज़ीवी ने उनको पहले ही नोटिफ़िकेशन भेज दिया था। चेनी का ग्रुप प्रिंस फेंगशियान की असली आइडेंटिटी जानता था, इसलिए वो पूरी बैटल में उस पर खासकर नज़र रखे हुए थे। जैसे ही प्रिंस फेंगशियान कुछ मूव करे, एनिमी को एक तरीके से बैक स्टैब करे, तो उनको तुरंत ही कॉर्पोरेट करना था और प्रिंस फेंगशियान को बचाना था। तो उन्होंने बचाया तो, लेकिन असली वाले नहीं, नकली वाले को। उन्होंने फेंगयुआन को बचा लिया, जो कि इनका ही मौत का कारण बनेगा। अब फेंगयुआन एज़ अ प्रिंस फेंगशियान डायरेक्टली फॉर्मेशन के अंदर आ चुका था। एनिमी अंदर घुस चुका है उनकी फॉर्मेशन के अंदर। ये बहुत बड़ी बैटल मेरिट थी। चैनी का ग्रुप पहले ही मेंटली रेडी था, इसलिए उन्होंने बिना डाउट करे फेंगयुआन को एक्सेप्ट भी कर लिया। उन्होंने चेक भी नहीं करा और प्रिंस फेंगशियान को क्या बताया। प्रिंस फेंगशियान का तो उसका तो कट गया और फेंगयुआन अंदर है। फेंगयुआन अपने दिल में सोचते हुए कहता है, जब मेरी रीबर्थ का सीक्रेट खुला था, हेवेली कोड प्रिंस फेंगशियान की आइडेंटिटी पर भी अलर्ट रहेगी। यानी उनको भी पता रहेगा। यानी अब शायद फेरिज़ भी ये बात चेक करवाने को बोले कि जो असली प्रिंस फेंगशियान है तुम्हारे साथ कि नहीं, चेक कर लेना एक बार। और फेंगयुआन ने आगे कहा, ये ना वॉर फेडगू से जुड़ी हुई है। क्रूशियल मोमेंट पर हेवेली कोड ज़रूर प्रिंस फेंगशियान का यूज़ करेगी और इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठा लूँगा। फेंगयुआन प्रिंस फेंगशियान का भेष बनाए हुए सीरियसली इंजर्ड लुक के साथ ऐसे आया था जैसे मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हूँ, मेरे चोट लग गई है। हेवेली कोड इमॉर्टल्स की उम्मीद भरी नज़रों के बीच था वो और 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन के कोर में कॉन्फिडेंस के साथ घुस गया था और सबको ऐसा दिखा रहा था कि मुझे चोट लगी हुई है। 9-9 कंसेक्यूटिव जो फॉर्मेशन थी, 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन, इसके अंदर भाई पूरा इन्फ्लेबल बेसलाइन प्रोटेक्शन में है। तो इसी के अंदर यहाँ पे स्पिरिट एफिनिटी हाउस का एक सुप्रीम एल्डर भी था और जब उसने यहाँ पे देखा कि मतलब अपना भाई आया हुआ है, प्रिंस फेंगशियान आया हुआ है, तो मुस्कुराते हुए उसने वेलकम होम बोला। फेंगयुआन पूरी तरह से रेडी था, मूव करने ही वाला था। फेंगयुआन अपने अंदर सोचते हुए कहता है, मैं असली प्रिंस फेंगशियान नहीं हूँ, बात करते ही एक्सपोज़ हो जाऊँगा। मेरे पास वुयोंग जैसे कंसीलमेंट मेथड नहीं है, किलर मूव प्रिपेयर करते ही ऑरा लीक भी हो जाएगी। फेंगयुआन आगे कहता है, परफेक्ट टाइम अभी है, अभी-अभी फॉर्मेशन में ही आया हूँ। थोड़ा-सा पीछे चेज़ हुआ था और ऑरा भी डिसिपेट नहीं हुई है। फेंगयुआन फटल मूव करने ही वाला था, यानी वो ऐसा मतलब देखो उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक्सपोज़ हो जाएगा क्योंकि भाई उसकी जो पीछे वाली ऑरा है वो भी हटी नहीं है, क्योंकि कोई मूव यूज़ करके ही तो अंदर घुसा था और जो मूव उसने यूज़ करा उसकी ऑरा लीक हुई थी, तो बाहर में ट्रेसेस अभी भी हैं। अगर इन लोगों ने उस चीज़ को नोटिस कर लिया तो फेंगयुआन तो एकदम ही एक्सपोज़ हो जाएगा। तो फेंगयुआन सोच रहा है फैटल अटैक करो, खत्म करो भाई। लेकिन अचानक एक बड़ा-सा चेंज हो गया, पूरे बैटलफ़ील्ड के सब लोगों के चेहरे बदल गए। इमॉर्टल्स कहते हैं, ये क्या है? दूसरा कहता है, रैंक 9 किलर मूव है। ये तो रैंक 9 किलर मूव है, ये कैसा है? लगता है नॉर्थर्न प्लेन्स से आया है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? क्या 1 मिनट, एक इसके अंदर लकपात की ओर है, डायरेक्शन डायरेक्शन हेवेली कूड की तरफ ये मूव जा रहा है। सबने खुद नोटिस करा एक खतरनाक इमेंस पावर को, ऐसी पावर जो बहुत तेज़ी से मूव हो रही थी और बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही थी और ये अटैक जा रहा था इन्फ्लेबल बेसलैंड के नहीं, हेवेली कोड के ऊपर अटैक होने जा रहा था। एक रैंक 9 का किलर मूव सीधा हेवेली कोड के ऊपर जा रहा था। नॉर्थर्न प्लेन से ट्रैवल करता हुआ सीधा हेवेली कोड सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर घुस रहा था। एनिमी और अलाय सब फाइट भूल गए, उस आसमान में देखने लग गए कि भाई कोई बहुत भयानक पावर ऊपर से जा रही है। आसमान को चीरता हुआ एक बहुत बड़ा लाइट बीम निकला और एक्सट्रीम स्पीड से हेवेली कोड की तरफ चला गया। ये बीम इतनी बड़ी थी कि जैसे आसमान और ज़मीन के बीच एक बड़ी-सी नदी बह रही हो। जहाँ से गुज़री, हवा कट गई, उसके साथ डिफिनिंग मैजेस्टिक आवाज़ भी आई।
इस लेवल का किलर मूव सबको शॉक में डाल गया था। चेनी, वू यंग, फेंग युआन तक को इस पल भाई एक तरीके से ऐसा महसूस हुआ कि वो तो चींटी हैं इसके सामने, अनस्टॉपेबल, इनविंसिबल पावर। ये लाइट पिलर नॉर्थल पैस का ब्लैक हेवन से निकली थी, रीजनल वॉल को चीर-फाड़ते हुए सीधा हेवेली कोर्ट पर जा लगी। हेवेली कोर्ट जोर से काँप उठा, पूरी दुनिया एकदम ऐसे हिलती हुई लग रही थी। काउंटलेस इमॉर्टल हाउसेस क्रैक होकर टूटने लग गए। ड्यूक लोंग कहता है ऊपर देखते हुए, "ये ये तो एक पल में वो 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन और कैलेमिटी लकल्टर को पूरी तरह से सप्रेस कर रहा था, पर जैसे ही उस वो जो बीम थी उसकी तरफ आई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। एक पल में मछली बन गया। एक चॉपिंग बोर्ड पर एक मछली जैसे पड़ी और शेफ उसके सामने हो। वो हिल भी नहीं सकता था। बीम ने उसे एकदम लॉक कर दिया था, जैसे भाई कीड़े को एम्बर में ट्रैप कर दिया जाता है। वो सिर्फ देख सकता था। जैसे ही लाइट पिलर गिरने वाला था, ड्यूक लोंग अपने अंदर सोचते हुए कहता है, रैंक 9 किलर मूव, जायंट सनी मोटर वल्नरेबल का मेथड। ड्यूक लोंग ने आगे कहा, अपने अंदर ही सोचते हुए, उसने बैकअप मेथड छोड़ रखा था। नहीं, वो मुझे टारगेट नहीं कर रहा, वो फीड गू पर जा रहा है। क्या क्या वो फीड गू को टारगेट कर रहा है? ड्यूक लॉन्ग समझ गया, उसका चेहरा एकदम फ़िरोशियस हो गया। वो पूरी ताकत से स्ट्रगल करने लग गया, एकदम हिलने की कोशिश कर रहा था। डेस्परेटली इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट करने की कोशिश की, पर जो उसे सबसे ज़्यादा डरा रही थी, वो वही हुआ। एक भी एक भी किलर मूव ड्यूक लॉन्ग का एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था। कंटीन्यूअस फेलियर का बैकलैश उसके ऊपर टूट पड़ा था। वो एक भी अटैक यूज़ नहीं कर पा रहा था। उसके मुँह से और आँखों से खून निकलने लग गया। हेवेली कोड के इमॉर्टल कन्फ्यूज़ और शॉक थे और कुछ ने अपनी स्ट्रेंथ ओवर एस्टिमेट करके उस बीम को रोकना चाहा, मगर मगर क्या बोले, हाथी के सामने चींटी आएगी तो क्या होगा? एशेस बन जाएगी, राख बन गई उनकी। कोई भी रैंक 8 गो इमॉर्टल उस बीम को रोक नहीं सकता था। बिंग साई चुआन कहता है, लॉर्ड एंसेक्टर जायंट सन। माओ लिक्यू ने भी कहा, मास्टर। इस पल बिंग साई चुआन और माओ लिक्यू की जो आँखें थी चमक उठी थी। उनको अपने मास्टर याद आ गए थे। पर जैसे ही बीम रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को हिट करने वाली थी, अचानक सबने एक गहरी साँस जैसी आवाज़ सुनी। एक ऐसी आवाज़ जिसने अपनी साँस छोड़ी हो। उसके बाद इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन में 2 वल्नरेबल चेस खेलते हुए फिर से दिखाई दिए। स्टार कंसोलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल जो लिमिटलेस डीमन वल्नरेबल के साथ चेस खेल रही थी, उसने एक चेस पीस उठाया और बाहर फेंका। तुरंत ही काउंटलेस स्टारलाइट्स एकदम चमकने लग गए, इकट्ठा होने लग गए। वो डार्ज़लिंग लाइट थे। एक ह्यूज येलो बीम वो जो ह्यूज येलो बीम आ रही थी, वो जो लाइट थी ना, ये बीम वाली लाइट और साथ में वो जो चमकने वाली लाइट, ये दोनों बराबर ही लग रहे थे। स्टारलाइट स्पेक्स ने एक जायंट वेब बना दिया, जो बीम को एकदम केज की तरह पकड़ने आगे मतलब गया पकड़ने के लिए। बीम धीरे-धीरे उसके आस-पास होने लग गई और जैसे-जैसे वो बीम उस केज के अंदर से पास होती, यानी वो जो वेब था उसके अंदर से पास होती, वो छोटी होती जाती। स्टारलाइट स्पेक्स उसकी स्ट्रेंथ को एब्ज़ॉर्ब कर रहे थे और ट्रांसफ़र कर रहे थे। हेवेली कोड के इमॉर्टल कहते हैं, स्टार कंसोलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल, ये तो उनका मेथड है। वो सब इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन की तरफ एकदम भाई खतरनाक एक्साइटमेंट से देख रहे थे। एकदम प्राउड टोन में देख रहे थे कि हाँ भाई, इनके इनके बाप बैठे हैं, इनके बाप-दादा बैठे हैं, तो हमारे भी बैठे हैं। ड्यूक लोंग ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहा था। बीम बिल्कुल उसके चेहरे के पास से निकली थी, पर एंड में बीम पूरी तरह से स्टारलाइट वेब में ट्रैप हो गई। बिंग साई चुआन गुस्से में कहता, डैम इट! इतना पास आ गए थे बस, इतना पास आ गए थे। अगर ड्यूक लोंग मर जाता, हेवेली कोड का मोराल टूट जाता और लॉन्गेविटी हेवन को कैलेमिटी लक अल्टर और 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन के साथ नई उम्मीद मिल जाती। माओ ली एकदम दाँत पीसकर कहता है, स्टार कंसोलेशन ये औरत। अचानक लाइट बीम फिर से चेंज हुई। वो घूमने लगी और तेज होती गई। उसकी सरफेस पर व्हिर्लिंग करंट्स बह रहे थे। इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन के अंदर स्टार कंसोलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल के चेहरे पर सरप्राइज़ आ गया। एक ज़ोर का ब्लास्ट हुआ, बीम फट गई। पहले वो बीम जो कैद हो गई थी वेब के अंदर एकदम वो फट गई और वो हंड्रेड्स ऑफ इनॉर्मस येलो क्यूआई करंट्स में टूट गई और सीधा बिंग साइचुआन, माओ लीक्यू और बाकी नॉर्थ अटैक्स के जितने भी एक्सपर्ट यहाँ पे थे, सबके अंदर वो घुस गई। माओ लीक्यू बिल्कुल एकदम शॉक हो गया। वो मरने के लिए भी रेडी था, पर जैसे ही येलो क्यूआई उसकी बॉडी के अंदर घुसी, गुज़री उसके अंदर एकदम नसों-वसों में गई भाई, उसकी सारी इंजरीज़ एक बार में हील हो गई। इमॉर्टल एसेंस जितना भी उसके अंदर खत्म हुआ था, सारा वापस आ गया और बिना किसी वजह के बाकी के मतलब उसके इमॉर्टल प्राइमेसी में कंडेंस होने लग गया, इमॉर्टल एसेंस बनने लग गया। लॉन्गेविटी हेवन के मेंबर पर गोल्डन व्हाइट हॉलो चमक उठा, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई हो गई। ये एम्प्लीफिकेशन हीरोज़ अमंग पीपल से भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। स्टारलाइट वेब ने उनको रोकने के बाद लाइट पिलर ने अपना इफ़ेक्ट बदल दिया था, लॉन्गेविटी हेवन की हेल्प कर दी थी। यानी जब मतलब देखो रैंक 9 किलर मूव यानी जायंट सैन के रैंक 9 किलर मूव को ऐसा लगा कि स्टार कैंसिलेशन उसके मूव को रोक लेगी, तो भाई उसने अपना मूव ही फाड़ दिया। उस मूव को जो कि एक ऑफेंस मूव था, उसे भाई बफ में बदल दिया, हीलिंग में बदल दिया है, पता नहीं किस में बदल दिया, जिससे इन लोगों की पावर बढ़ गई। जैसे प्रिमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वल्नरेबल का मेथड था, जिससे हीरोज़ अमंग पीपल वाली पावर बढ़ी थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर वाले बंदों की, ऐसी सेम भाई नॉर्थर्न पैस वालों की पावर बढ़ गई थी। बिंग साइचुआन एकदम पीक कंडीशन में वापस आ चुका था और कहता है, ड्यूक लोंग फिर से लड़ते हैं आओ। कैलेमिटी कल्टर भी एक लेयर ऑफ रेडियंस में चमक हो गया था, एकदम कवर हो गया था। बिंग साइचुआन के कंट्रोल में वो आगे
बढ़ा। ड्यूक लॉन्ग ने डॉज नहीं करा, उसने कैलेमिटी लेकल्टो को सीधा फेस करा। अल्टर का मोमेंटम ब्लॉक तो हो गया था, बट ड्यूक लॉन्ग भाई कैनन बॉल की तरह पीछे उड़ गया था। यानी देखो भाई, यहाँ पे सिर्फ हीलिंग ही नहीं हुई, पावर भी बढ़ गई है। और 5-6 मतलब 5-6 मोटी दीवारों को तोड़ता हुआ सीधा क्यूआई वॉल में जाके टकराया और पीछे एकदम गिर गया। देख रहे कुत्ते वाली हालत हो गई ड्यूक लॉन्ग की। ड्यूक लॉन्ग एकदम घ करता है, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, वो खून की एकदम बड़ी सी मतलब पूरी उल्टी ही कर देता, बहुत बड़ा खून निकालता, एकदम गोला थूक देता है ऐसा। उसका चेस्ट एकदम धँस चुका था, लगभग सारी रिब्स उसकी टूट चुकी थी। देखो, क्या ड्यूक लॉन्ग ना बहुत देर से अपनी पावर का यूज़ कर रहा था और वो मरने की स्टेज पे आ चुका था और वो मरने ही वाला था। लेकिन देखो अब उसकी पावर कम होती ही जा रही है ना, कम हो रही है और अब वो क्या करेगा? और यहाँ पे इन लोगों की पावर बढ़ गई, ये लोग पूरे हील भी हो गए, ऊपर से इनकी पावर भी बढ़ गई। जैसे उनकी बढ़ी थी, हीरोज़ अमॉन्ग पीपल की वजह से बढ़ी थी ना, तो वैसे ही इन लोगों की भी पावर बढ़ गई है। अब देखते हैं कि क्या होगा? इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।